स्वीकार करने वाला कहते हैं। तो आंसर क्या था? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। बोलो सही है। अब मुझे एक बात और जल्दी से बता दो कि इस वाले बाजार में बहुत सारी फर्में हैं, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता। दोस्तों मुझे बताओ, अगर एक सब्जी वाला मंडी छोड़ के चला जाए या सब्जी बेचना बंद कर दे, कोई फर्क पड़ेगा? एक नया सब्जी वाला मंडी में आ जाए, फर्क पड़ेगा? तो इसका मतलब फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। तो लिख लो फर्म के एंट्री, फर्म के एंट्री मतलब आने पर, फर्म के एंट्री ब्रैकेट में आना, एवं एग्जिट जाने, एंट्री और एग्जिट की स्वतंत्रता, फर्म के बाजार में आने या बाहर जाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। क्या ये पॉइंट समझ पाए? एक और पॉइंट जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों। इस मार्केट में अगर हम बात करें, सभी के पास दोस्तों इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया, सभी फर्मों ने स्वीकार किया, तो सभी फर्मों का प्राइस एक जैसा होगा या अलग अलग? बस अगर आपने शुरू किए दो पॉइंट जो मैंने अलग कलर से लिखे, ये याद रखे, तो आप पेपर में हर पॉइंट अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि आप ही तो जवाब दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ लिख रहा हूं। जवाब तो आप ही दे रहे हैं, तो बस लिख लो एक समान कीमतें। एक समान कीमत इंग्लिश में लिख लेना जरूरी है, क्योंकि यही वर्ड इंग्लिश का मिलेगा आपको। हो सकता है हिंदी में एक समान की जगह वो कुछ और लिख दें, लेकिन इंग्लिश में लिख लो यूनिफॉर्म प्राइसेस, यूनिफॉर्म प्राइस, एक समान यूनिफॉर्म प्राइसेस या एक यूनिफॉर्म प्राइस, एक समान कीमतें। बोलो समझ में आया? चलो एक लास्ट लाइन इस मार्केट की बताओ, फिर आगे चलेंगे। दोस्तों इस वाले मार्केट में एक बात और बताइए कि सभी के पास एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है और हमें लास्ट में मिला एक ही तरीके का प्राइस है। तो जितने भी बायर हैं, सेलर हैं, क्या इन्हें पूरे मार्केट के बारे में ज्ञान और नॉलेज होगी कि नहीं? तो लिख लो क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज कहते हैं इसको, ब्रैकेट में परफेक्ट नॉलेज। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान कहते हैं परफेक्ट नॉलेज। बताओ क्या कॉन्सेप्ट समझ गए? पक्का? चलो नेक्स्ट दोस्तों, बस आप बना लीजिए, बाकी मैं कुछ बताऊंगा नहीं। यहां पर मांग की मात्रा ऐसे लिखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, आप हिंदी में मांग की मात्रा लिख सकते हैं। यहां पे हम लिखते हैं प्राइस, कॉमा AR MR, क्या होता है वो सब छोड़ो आप, बाकी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एवरेज रेवेन्यू, औसत राजस्व आगम। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपन को सिर्फ पढ़ के जानी है, मास्टर नहीं बनना है और पेपर को सॉल्व करना है। इसका मतलब सीमांत आगम, इसका मतलब एवरेज, औसत, औसत आगम, और आगम को बोलते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू इसका मतलब सीमांत आगम, आगम का मतलब रेवेन्यू, आगम का मतलब जो पैसा आता है, दैट इज आगम। तो प्राइस AR और MR को अगर हम यहां दिखाएं तो आप ज्यादा लोड नहीं लो, बस इतना याद रखो कि इस बाजार में जो मांग वक्र बनता है वो ऐसा बनता है, दिस कॉल्ड DD, डिमांड कर्व। और बस आप इतना लिख लो अभी फिलहाल, ED इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या होता है वो मैं इस क्लास के अंदर तक समझाऊंगा। ED इक्वल टू इनफाइनाइट और ब्रैकेट में ऐसे लिख लो ऊपर या नीचे कहीं भी, पूर्ण लोचदार। क्या होता है वो मैं सब सिखाऊंगा आज। पूर्ण लोचदार, पूर्ण लोचदार, इंग्लिश में परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अभी हम बात करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करें। फिलहाल इतना याद रखें, जो मैं बोल रहा हूं वो सुने। पेपर में क्या सवाल आएगा वो सुन लो। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में मांग वक्र कैसा होता है? तो बस आंसर लिख देना पूर्ण लोचदार, ED इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ गए? क्या करना, मास्टर बनना है या सिलेक्शन लेना है? सिलेक्शन लेना है तो बस इतना याद रखो। या दूसरा लिखा होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में मांग वक्र कैसा होता, तो लिखा होगा एक्स अक्ष के समानांतर। बोलो दिख रहा है आपको? बस इतना याद रखो। नेक्स्ट मार्केट में चलते हैं, नेक्स्ट मार्केट में चलते हैं, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट, हिंदी में लिखो एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, एंड पॉली का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है सेलर, सेलर विक्रेता, विक्रेता। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखें, वह बाजार जिसमें एक विक्रेता एवं अनेक क्रेता होते हैं। एक ऐसा मार्केट जहां पर एक विक्रेता एवं अनेक क्रेता होते हैं। इमेजिन करो दोस्तों, एक ऐसा मार्केट जहां पर बेचने वाला एवरीवन, जहां बेचने वाला एक और खरीदने वाले बहुत सारे, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट, राइट। दूसरा लिखो कोई निकट विस्थापन, कोई निकट विस्थापन, कोई निकट विस्थापन, या ऑब्लिक एग्जाम में आ सकता है स्थानापन्न, स्थानापन्न नहीं होता है, नहीं होता है, कोई निकट विस्थापन या स्थानापन्न नहीं होता है। इसका मतलब दोस्तों वो मैं समझा देता हूं बाद में, लेकिन पहले एग्जांपल लिखो। भारतीय रेल, दोस्तों आप लोगों को पटना से दिल्ली ट्रेन से जाना है, कंडीशन अप्लाई है मेरी, क्या ट्रेन से जाना है, तो आप किसकी ट्रेन लेंगे? भारतीय रेल। क्या आपके पास किसी और की ट्रेन का विकल्प है, ऑप्शन है? दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। कोई निकट विस्थापन या स्थानापन्न नहीं होता जहां पे आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्या बात समझे भाई? आपके एरिया में कोई डॉक्टर रहता है, राइट, और वो डॉक्टर अकेला डॉक्टर है और आप बीमार हो गए, क्या आप उसी के पास जाएंगे? क्या कोई दूसरा ऑप्शन होगा, विकल्प होगा? दिस इज कॉल्ड कोई निकट विस्थापन नहीं होता। अगर इसका एक और एग्जांपल है मेरे पास, LIC। समझना दोस्तों, इस पॉइंट को कैसे कहेंगे वो मेरे स्टाइल से कहेंगे। अगर आपको सरकार के अंडर में जीवन बीमा कराना है, सरकार के साथ, कंडीशन अप्लाई है सरकार के साथ, तो आपके पास एक ही विकल्प है, LIC। मुझे लग रहा आप समझ गए। बाकी प्राइवेट कंपनी तो बहुत हैं, लेकिन सरकार के साथ एक ही है, LIC। बताइए सारे स्टूडेंट समझ पाए या नहीं? सो दिस इज कॉल्ड के कोई निकट विस्थापन। जैसे आपके क्षेत्र में, सुनना, आपके क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाला, बताओ एक बंदा होता है या बहुत सारे? सभी के घर में जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घर में भी आएगी। क्या कोई दूसरा ऑप्शन है, दूसरा विकल्प है? दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। जल्दी मुझे बताओ, क्या इस बाजार में, ध्यान से देखना, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, क्या वही फर्म है? नहीं समझ पाए? सिंगल सेलर है भाई, चाहे आप उसे इंडस्ट्री कह लो या उसे फर्म कह लो। बोलो सही है? इस वाले बाजार में मैंने कहा था कि फर्म को कीमतों पर कोई निर्धारण, कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वहां पर जो फर्म है वो इंडस्ट्री डिसाइड कर रही थी और फर्म स्वीकार रही थी, लेकिन इस मार्केट में इंडस्ट्री ही क्या है, फर्म, और फर्म ही क्या है, इंडस्ट्री। तो बताओ फर्म को कीमत पर नियंत्रण होगा? इस वाले मार्केट में फर्म को कीमत पर नियंत्रण होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंडस्ट्री फर्म है, फर्म इंडस्ट्री है, वही तो प्राइस तय करेगा भाई। भारतीय रेल अपने टिकट की प्राइस खुद तय करता है, दूसरे देश से पूछता, तो क्या प्राइस पर कंट्रोल है? लिख लो फर्म को कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है।
फर्म को कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। आई होप पॉइंट समझ में आ गया। फर्म को कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, सही है। एक मुझे और बताइए, इस वाले मार्केट में इंडस्ट्री डिसाइड कर रही थी, फर्म स्वीकार कर रही थी, तो फर्म को मैं प्राइस टेकर कह रहा था, कीमत स्वीकार करने वाला, लेकिन क्या यहाँ पर फर्म ही प्राइस बना रही है? तो लिख लो फर्म को, या फर्म को, या ऐसे करके लिख सकते हैं प्राइस मेकर। स्मार्ट नोट्स लिख लो, बस खत्म। कीमत बनाने वाला, कीमत बनाने वाला, राइट। नेक्स्ट, विभेदी या विभेदित, विभेदित, या हो सकता है पेपर में लिखा जाए विभेदीकृत, विभेदीकृत कीमतें। पहले लिखो फिर समझेंगे। विभेदीकृत कीमतें ब्रैकेट में लिख लेना। डिफरेंशिएटेड प्राइस, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड प्राइस, विभेदीकृत कीमतें। पहले इस लाइन का मतलब समझ लो, इसको एक एरो डाल के इसका मतलब लिख लो। एक ही वस्तु के लिए, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग, अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग, अलग अलग कीमतें। एक ही ग्राहकों से अलग अलग कीमतें। एक ही वस्तु के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमतें, ऐसे लिख लो। एक ही वस्तु के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमतें। पहले सुनो, इसको कहते हैं दोस्तों विभेदित या विभेदीकृत कीमत, लेकिन इंग्लिश का वर्ड इसलिए लिखना है क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है। अगर हमने यूज किया तो एक ही होगा, लेकिन हिंदी में कई बार वो विभिन्न प्रकार के मूल्य ऐसे लिख दें, फिर तुम फंस जाओगे, बोलो ऐसे। तो पहले इस बात को समझो, ये विभेदीकृत या विभेदित मूल्य क्या होते हैं, पहले समझो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग कस्टमर है, अलग अलग प्राइस है, इसे बोलते हैं विभेदित कीमतें। नहीं समझ पाए क्या मतलब है? बताओ, इंडियन रेलवे में बताओ कहां हो रहा है ये? एसी में अलग चार्ज, फर्स्ट स्लीपर में अलग, जनरल में अलग। गधे हो क्या? क्या वो एक ही प्रोडक्ट है क्या? है बेटा, बॉर्नविटा पियो, थोड़ा होश में रहो क्लास में। क्या एसी, स्लीपर, जनरल क्या अलग अलग प्रोडक्ट नहीं हो गया? है अलग अलग सर्विस नहीं हो गई? फिर एसी सेकंड क्लास में मैं जाता हूं, अलग फेयर, सीनियर सिटीजन जाते हैं अलग फेयर, बच्चे जाते हैं अलग फेयर, मिलिट्री पर्सन जाते हैं अलग फेयर, पॉलिटिशियंस जाते हैं अलग फेयर। बोलो जय हो। पॉइंट समझ में आ गया? एक ही प्रोडक्ट, अलग अलग कस्टमर, अलग अलग प्राइस। एलआईसी में आ जाओ, एलआईसी में आ जाओ, कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी है, दैट इज प्रोडक्ट। बोलो जी यस। उस पॉलिसी में आप 20 साल में ज्वाइन करोगे, अलग प्राइस, अलग किस्त आएगी। 22 साल में ज्वाइन करोगे, अलग किस्त आएगी। और 30 साल में ज्वाइन करोगे तो अलग किस्त आएगी। बोलो जी यस। प्रोडक्ट एक ही, कस्टमर अलग अलग, प्राइस भी अलग अलग, इज कॉल्ड व्हाट? मोनोपोली या विभेदित मूल्य। अब जल्दी से मुझे ये बता दो, ये देखो यहाँ पर कितना अंतर मिला। यहाँ प्राइस टेकर, यहाँ प्राइस मेकर। यहाँ पर दोस्तों हमने कहा था कि यूनिफॉर्म प्राइस, और यहाँ पे हमने कहा था कि अलग अलग प्राइस। बोलो समझ गए? एक बार और बता दो बस, लास्ट पॉइंट। यहाँ पर हमने कहा था बहुत सारी फर्म है, कोई भी आ जाए चली जाए फर्क नहीं पड़ेगा। मोनोपोली में एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है, अगर वो बाजार छोड़ के चली गई, कोई बाजार बचेगा? बाजार ही खत्म हो जाएगा। और एक नई आ जाएगी तो क्या मोनोपोली बचेगी? नहीं बचेगी। तो लिख लो, फर्मों के बाजार में आने एवं बाहर जाने में रुकावट। फर्मों के बाजार में आने मतलब ब्रैकेट लिख लेना, एंट्री, एवं बाहर जाने ब्रैकेट में एग्जिट में रुकावट। फर्मों के बाजार में आने एवं बाहर जाने में रुकावट। बताओ पॉइंट समझ में आया? दिस इज कॉल्ड मोनोपोली। इज इट ऑल राइट? नेक्स्ट मार्केट लिखो, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारी या एकाधिरात्मक, एकाधिरात्मक प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा बाजार। मैं जो अंग्रेजी में लिखवाता हूं उसके पीछे एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है, और कुछ बच्चे बहुत चंट हैं, सोचते हैं हमने बाप की नहीं मानी तो आपकी कैसे मानेंगे। और दोस्तों वो सिर्फ हिंदी में ही लिखते हैं, और पेपर में जब जाते हैं तो फंस जाते हैं। क्योंकि तुम क्या, मैं खुद फंस जाता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी में यहाँ पे मैंने लिखवा एकाधिरात्मक प्रतिस्पर्धा, हो सकता है तुम्हें पेपर में मिल जाए एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। अब तुम कहोगे भाई साहब तुमने तो एकाधिरात्मक पढ़ा, लेकिन अंग्रेजी में एक ही वर्ड होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसलिए दोस्तों जैसा टीचर बताए आप अपनी कम चलाएं, टीचर की ज्यादा चलने दें, और उसकी बात माने तो कल्याण तुम्हारा ही होगा, है कि नहीं? इसलिए अगर हमने कहा या किसी भी शिक्षक ने जो कहा तो आप अपनी चिलचुलाहट को अपने तक ही सीमित रखें। क्या बोलो, क्या मेरी बात समझ पाए? इससे तुम्हारा कल्याण जल्दी होगा। ये मेरे वो पॉइंट्स हैं एनालिसिस के जो मैं पिछले 10-12 साल से एनालिसिस कर रहा, और कुछ बच्चे जिन्हें मैं खुद सोचता था कि इसका सिलेक्शन तो होना ही है, और उसका बाद में पता चला कि सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या कर रहा भाई, किसी कंपनी में काम कर रहा है, क्यों दोस्तों? फिर मैंने सोचा कि यार इसने अपनी ज्यादा चिलचुलाहट मचाई होगी, अपने स्तर पर पढ़ाई करी होगी। इसलिए टीचर आपने जब कोचिंग ली तो इसका मतलब है अपने आप को हमारे प्रति समर्पित कर दिया। अब आप हमारी बात सुने बस, सही है कि नहीं? तो सफल जल्दी हो जाएंगे। अगर आप बीच में अपनी अपनी चलाएंगे, ये मेरा तरीका है समझाने का, समझ में आई तो तुम्हारा ही भला होगा। इसलिए मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एकाधिरात्मक ही लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और देखो वो जो बैठा है, वो जो दांत दिखा रहा, उसकी कॉपी में जो माथे पे लगाए, उसकी कॉपी में सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखा है, चेक कर लो। तो तुम फायदे में हो ना, राइट दोस्तों? कभी फायदे में हो, मैं थोड़ा हूं। दोस्तों ऐसे कुछ बच्चे मिलते हैं जो नहीं मानते भाई कुछ भी कर लो तुम, क्योंकि वो टेढ़ी तो टेढ़ी रहेगी ना। नहीं देखिए दोस्तों, 20-21 साल से किसी की टेढ़ी हो तो भाई नहीं बकनी जरूरी नहीं है, वो टेढ़ी हो चुकी है ना। पहला पॉइंट लिख लो, अनेक क्रेता एवं विक्रेता, अनेक क्रेता एवं विक्रेता। जैसे मैंने कहा अनेक क्रेता एवं विक्रेता, तो आपका दिमाग तुरंत गया होगा शायद पहले मार्केट पर, सोचो गुरुजी वहां भी तो ऐसा ही था, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। लेकिन यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर मैं दूसरा पॉइंट बोलकर पूरे बाजार को अलग कर दूंगा, विभेदित ऑब्लिक अलग अलग, अलग अलग वस्तुएं, वस्तुएं होती हैं। विभेदित या अलग अलग वस्तुएं होती हैं, राइट? इंग्लिश में जरूर लिखो, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ये पेपर में सवाल ऐसे ही लिखा होगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। यहां पर थोड़ी स्पेलिंग सही कर लो, मुझे पहले भी लग रहा था डिफरेंट है ना, मुझे याद आ गया। ऐसे दिमाग में इमेजिनेशन रहता है कहां क्या लिखा है टीचर ने। दोस्तों डिफरेंशिएटेड प्राइस, डिफरेंशिएटेड प्राइस। दोस्तों अगर हम बात करें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मतलब समझेंगे
अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग कलर के, अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग साइज के एंड अलग अलग वेट के प्रोडक्ट्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड द मोनोपोलिस्टिक, एक आधिरात्मक प्रतिस्पर्धा। मतलब ध्यान से सुनेंगे, जो आप अपने घर के बाहर या कोचिंग के बाहर जो मार्केट देख रहे हैं वो एक्चुअली यही मार्केट है। जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट, क्या अलग अलग ब्रांड का है, अलग अलग टेस्ट का है, अलग अलग साइज का है, अलग अलग वेट का है? बोले अगर आप समझ, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, कपड़े, टीवी, पंखा, अरे बोलो यस दोस्तों, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड। मतलब जो वास्तव में जो बाजार है वो कौन सा बाजार है? मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक। चलो दोस्तों, यहां पर जैसे पहले वाले बाजार में हमने कहा कि जो फर्म है उनको प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कहा मैंने। दूसरे बाजार में कहा फर्म को प्राइस पर पूर्ण नियंत्रण है, मोनोपोली में। लेकिन इसमें मैं बहुत स्मार्टली क्या कहता हूं, लिखो फर्मों को कीमतों पर, फर्मों को कीमतों पर, फर्मों को कीमतों पर दोस्तों आंशिक नियंत्रण होता है। आंशिक नियंत्रण, नियंत्रण, फर्मों को कीमतों पर आंशिक नियंत्रण होता है। फर्मों को कीमतों पर आंशिक नियंत्रण होता है। आंशिक नियंत्रण का मतलब है पार्शियल कंट्रोल, पार्शियल कंट्रोल, दैट इज आंशिक नियंत्रण, पार्शियल कंट्रोल। ऑनलाइन दोस्तों पार्शियल कंट्रोल, जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या, वो मैं समझाऊंगा। आप एक दुकान पे जाओ टूथपेस्ट लेने, आप देखोगे कितने का है, वो कहता है 290 या 200 150 जो भी हो। एक दूसरी दुकान पे जाते हो वो कहता है 250, एक कहता है 240, एक 255। बोलो ऐसा मतलब एक ही टूथपेस्ट का ऐसा नहीं कहीं सुनना। अगर कहेंगे प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं है, प्राइस का कोई कंट्रोल, दोस्तों कस्टमर के पास वैरायटी है, वो कहीं और स्विच हो जाएगा, दूसरा ब्रांड खरीद लेगा। इसलिए यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे कंट्रोल तो है ना, तो पूर्ण ना तो नहीं, बीच का आंशिक, मतलब थोड़ा बहुत नियंत्रण है। क्या बात समझ पाए ना? अब जल्दी से मुझे एक बात और बता दो, इस वाले बाजार में भी बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता हैं, तो कोई भी बाजार में आ जाए और कोई भी चला जाए, कोई समस्या होगी? तो बस लिख सकते हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, या वही जो आपने लिखा था कि फर्मों को बाजार में प्रवेश करने एवं बाहर जाने की स्वतंत्रता, फर्मों को बाजार में प्रवेश करने एवं बाहर जाने की स्वतंत्रता। सही है? एक बार और जल्दी से बता दो मुझे, इस वाले बाजार में बहुत सारे सेलर्स हैं, नो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, हाँ चलो, बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या पहले बाजार में हमने कहा था कि क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज होती है? क्या इस वाले बाजार में कोई ये कह सकता है कि क्रेता को या विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है? क्या आपको टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्या आपको बाजार में उपलब्ध सभी टूथपेस्ट की नॉलेज है? क्या जितने भी टूथपेस्ट बनाते हैं उन्हें सबके टूथपेस्ट के बारे में पता होगा? इसका मतलब लिख सकते हैं क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार के पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार के पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार के पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है। मतलब अगर आप समझ में आ गया तो दिस मार्केट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मतलब अगर आप समझ गए कि जहां पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हो, जो रियलिटी में जो बाजार है वो मोनोपोलिस्टिक ही है। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट मार्केट इज ओलिगोपोली मार्केट। क्या अजीब सा नाम है, विशेषता भी अजीब सी है इसकी। हिंदी में अल्पाधिकार बाजार, इसकी विशेषता भी बिल्कुल अलग है, इसके फीचर्स भी अलग हैं और ये मार्केट भी अलग है। ओलिगोपोली दोस्तों क्या होता है इसमें? इस वाले बाजार में पॉइंट नंबर 1 लिखो, सिर्फ कुछ लेकिन बड़े विक्रेता एवं अनेक क्रेता, सिर्फ कुछ लेकिन बड़े विक्रेता एवं अनेक क्रेता। मतलब समझो एक ऐसा बाजार, एक लाइन में ही पूरा बाजार खत्म, ऐसा बाजार जिसमें बेचने वाले 1 2 3 4 5 6 आप काउंट कर सको, थोड़े से ही हैं, सिर्फ कुछ, लेकिन हर एक सेलर क्या है? बहुत बड़ा है, बड़े विक्रेता। बोलो यस। और दोस्तों जो बायर्स हैं वो बहुत सारे, दैट इज कॉल्ड ओलिगोपोली। मैंने कहा इसकी विशेषता अलग है। जैसे मैं यहां पर जो इसके एग्जांपल लिखूंगा आप लोगों को बस सर समझ गए। टेलीकॉम इंडस्ट्री, बताओ कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में भारत में कितनी कंपनियां हैं? 3 4 5 कमी है दोस्तों, सिर्फ कुछ। पहला पॉइंट समझ में आया, हर कंपनी क्या है लेकिन बड़ी, समझ में आया? और बायर क्या है? पूरी लाइन इसी लाइन में समा गई। बोलो समा गई। दूसरा दिखाएं क्या? पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जल्दी बोलो। हाँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, बहुत बढ़िया बोला। एयरलाइन इंडस्ट्री, एयरलाइन जल्दी बोलो, एयरलाइन इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल्स, मेरे ही नोट से कॉपी करके बोल रहे हैं ये सब बालक। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टीचर सब जानता है, बाप बाप होता है, याद रखना हमेशा, बाप बाप होता है। कौन है सर? दोस्तों सब जानता है टीचर, बेटा तुम्हारी शकल देख के बता सकता है कि तुम्हारा कभी होगा या कभी नहीं होगा, परेशान मत हो, लेकिन ये कभी बताएंगे नहीं भाई। दोस्तों इसलिए इधर लगे रहो, शायद हो जाए दोस्तों। हाँ अरे देखा क्या बता देंगे तो टाइम बच जाएगा, इतने दिनों में कुछ और करने लगते होंगे। नहीं यार मेहनत करो, हो सकता है। दोस्तों क्या ये सारे के सारे ये वाले पॉइंट को सही है? एक लाइन और लिखें इसमें, फर्में एक दूसरे पर अधिक अंतर्निर्भर होती हैं, 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 क्योंकि फर्में एक दूसरे पर अधिक अंतर्निर्भर होती हैं क्योंकि, ये समझना दोस्तों, पहले इस पॉइंट को क्योंकि से पहले समझ लो कि इस मार्केट में जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, आधारित है, अंतर्निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। क्यों? आगे लिखने से पहले सुन लो फिर लिखना। पहले इस पॉइंट को समझ में आई यहाँ तक क्या मतलब है कि फर्म एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है। क्यों? क्योंकि एक लाइन बोलेंगे वाह सर क्या बात बताई, क्योंकि एक फर्म द्वारा अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करने पर दूसरी फर्मों के प्रोडक्ट की डिमांड पर प्रभाव पड़ता है। नहीं समझ पाए? अरे दोस्तों जब मैं ये बोल रहा था तो मैंने उस समय भी तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया, उस समय तुम्हारे दिमाग में तुरंत चल रहा जियो, चल रहा है नहीं? मैंने कहा बाप बाप होता है दोस्तों, बहुत अनुभव पढ़ाने का। तुम क्या सोचोगे तो मैं नहीं पता दोस्तों, अपन को सब पता। अपन अपनी क्लास में बच्चों को हिप्नोटाइज भी करता है दोस्तों, ये एक कला है आपकी, और इस कला को मैंने पिछले 10 सालों में मेहनत करके डेवलप किया कि आप सिर्फ वो सोचोगे जो मैं चाहूंगा, आप सिर्फ वो बोलोगे जो मैं चाहूंगा। अगर आप मेरे चाहने के अलावा कुछ और सोच रहे, इसका मतलब है तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा डोपामाइन छलांग ज्यादा मार रहा और तुम्हारा ध्यान कहीं और लग रहा, तुम पढ़ नहीं पा रहे, तो सीधी बात सिलेक्शन होगा नहीं। बोलो ये सुनो, है कि नहीं? तो इसलिए तो लिखो दोस्तों, क्योंकि एक फर्म के द्वारा, क्योंकि आगे एक फर्म के द्वारा कीमतों में परिवर्तन करने से अन्य फर्मों के
अन्य फर्मों के कीमत एवं उत्पादन नीति पर प्रभाव पड़ता है। कीमत, अन्य फर्मों की कीमत एवं उत्पादन नीति कि फिर उन्हें भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बदलना पड़ेगा। अरे जोर से हाँ बोल दो। क्या फिर उन्हें भी अपने प्रोडक्ट की आउटपुट पॉलिसी, उत्पादन नीति बदलनी पड़ेगी, तो कीमत एवं उत्पादन नीति पर प्रभाव पड़ता है। समझ गए? चलो जल्दी से दोस्तों मुझे एक बात और नहीं बताओ, नहीं सुनो। नेक्स्ट फीचर इस मार्केट का कार्टेल। हिंदी में लिखो, पहले इंग्लिश में लिखना। स्पेलिंग दिख रही है क्या है? CARTEL, ठीक है। हिंदी में उत्पादक संघ, उत्पादक संघ। पहले आप एक लाइन में कार्टेल को डिफाइन करेंगे और डिफाइन करते करते मुझे बताएंगे समझ गया या नहीं। जब कुछ फर्मों का समूह, एरो डाल के लिखो कार्टेल क्या है वो मैं बता रहा, एरो डाल के लिखो इसके आगे। जब कुछ फर्मों का समूह, जब कुछ फर्मों का समूह एक साथ बैठकर कीमत एवं उत्पादन नीति, कीमत एवं उत्पादन नीति, एक साथ बैठकर कीमत एवं उत्पादन नीति। मुझे इवन ये भी याद रहता है दोस्तों कि मैंने किस क्लास में कौन सा टॉपिक किस जगह खड़े होकर पढ़ाया था। बहुत दोस्तों अपने दिमाग पे काम करता हूं। दोस्तों जो लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, इन लोगों ने ये मुझे पढ़ा था ऑनलाइन के माध्यम से और मैं अपने घर से पढ़ा रहा था। बोलो जी ऐसा ही था क्या? सब याद रहता है दोस्तों। आज से 7-8 साल पहले किस क्लासरूम में क्या पढ़ाया था, कौन सा टॉपिक पहली बार किस क्लासरूम में पढ़ाया था। ऐसे करंट इकोनॉमी का कोई टॉपिक रहता है तो 2013 में पहली बार ये याद है कि जब भारतीय महिला बैंक बनी थी तो बदरपुर की एक क्लासरूम थी, दिल्ली में एक सेंटर है बदरपुर, वहां पे एक क्लासरूम थी। उस क्लासरूम की डायरेक्शन भी याद है, उसका मंच भी याद है दोस्तों। वहां पढ़ाया था भारतीय महिला बैंक। ऐसे जो टॉपिक जीवन में जहां पढ़ाए हैं, 2010 में जहां पढ़ाया था, 2011 में, वो आज भी याद है। करंट इकोनॉमी का टॉपिक ऐसे बिल्कुल दिमाग में कि ये चीज पहली बार मैंने इस क्लासरूम में पढ़ाई। बच्चों की शक्लें याद नहीं रहती, बस बच्चों की शक्लें, कुछ ही बच्चों की शक्लें याद रहती, मतलब मान लो 2-3%, फिर याद नहीं रहती, फिर भूल जाते क्योंकि इतने भांति भांति प्रकार के बच्चों को देखते हैं ना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चों की शक्लें याद नहीं रहती, लेकिन क्योंकि वो याद नहीं रहता मुझे, वो मेरी थोड़ी कमी है। कमी क्या है दोस्तों? मुझे अपने क्लासमेट्स की भी शक्लें याद नहीं है। मैं तुम्हें क्या ही बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत स्वार्थी किस्म का इंसान हूं दोस्तों। ये मैं तो अपने मुंह से बोल रहा हूं, देखो है ना। हाँ मुझे नहीं रहता, तो मैं स्वार्थी किस्म का इंसान हूं क्योंकि मैं अपने बारे में ही सोचता बस। क्योंकि मुझे क्या ही मतलब तुम लोगों से, बस मतलब ये है कि बेस्ट पढ़ा दूं, मतलब ये है कि पढ़ाते समय थोड़ा जीवन का भी ज्ञान दे दूं कि भाई साहब आप चीजें बोलते रहता पढ़ाई करो, ये करो, ये होगा ऐसा, तो ये सब दे दूं। मतलब जितना मेरे अंदर है आप लोगों के लिए वो पूरा देके बस चला जाऊं। बाकी दोस्तों आपका खुद की मर्जी है, आपका भविष्य आपके हाथ में है, मेहनत भी आपको ही करनी है, जीवन की जंग से व्यक्तिगत रूप में लड़ाई करनी है। इसलिए मेरे अनुसार, ये मेरी परिभाषा है, हर व्यक्ति सेल्फिश होता है, लेकिन उसे जो जितना ज्यादा सेल्फिश बनता है वो उतना ज्यादा तरक्की प्राप्त करता है। बस ये मेरा डेफिनेशन है। हो भी सकता है तुम्हारे विचारों से नहीं मैच करता हो, लेकिन मैं बस इसी को मानता हूं कि हम सबको अपने अपने स्तर पर स्वार्थी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्या दोस्तों? है एक दिन तुम्हारे पिताजी भी स्वार्थी हो जाएंगे जब तुम उनके मन का काम नहीं कर पाओगे। याद रखना। अभी तो मैं नहीं लगता कि दोस्तों अभी कैसे लगेगा। अभी मैं अपने दोनों बच्चों को देखता हूं कितने प्यार से खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से कर रहे होते हैं, कभी लड़ रहे, कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे। फिर मैं देखता हूं जब लोग बड़े होते हैं, बाप मरता है, फिर दोनों भाई बैठते हैं, कहते हैं भैया हम सोच रहे बांट लेते हैं, बांट लेते हैं। चलो बांटने में फिर देखते हैं हम लोग दोस्तों 50% से ज्यादा घरों में, 50% से ज्यादा घरों में फिर बांटने पर लड़ते भी हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये हमारा, ये तुम्हारा। अरे बोलो सुनो, तो फिर भाई साहब कहां गया? इसका मतलब दुनिया में हर व्यक्ति क्या है? स्वार्थी है दोस्तों। इसलिए आप भी बनो स्वार्थी, बनो जीवन में। चलो नेक्स्ट, इतना ज्ञान था आज का। आगे चलते हैं दोस्तों। तो कार्टेल उत्पादक संघ दोस्तों, इसका मतलब है जब कुछ फर्मों का समूह एक साथ बैठकर आपस में कीमत एवं उत्पादन नीति पर, कीमत एवं उत्पादन नीति पर, तो जो बच्चे जो पहले से पढ़ चुके हैं, आज मैं लास्ट क्लास में जरूर कहूंगा, तो उन्हें लगा होगा कि सर जिस टॉपिक में आपने जो शब्द बोले थे पर की जगह पर भी होता है, और तो और चौथे नंबर पर ही कार्टेल लिखा होगा उस क्लास में भी। दोस्तों ये हमारा सटाइल है, किसी और को आता नहीं और हमारा जाता नहीं। कमाल, सही है कि नहीं? तो जो जहां लिखा हो वैसे लिखा होगा, जहां जिसकी जरूरत है तो क्या करें, ऐसे ही। इससे तुम्हें समझ में आता होगा कितने अनुभव होगा इस व्यक्ति के पास। तो फिर ऐसे ही मैं चाहता हूं आप भी बने, इतने बार पढ़ लें नोट्स को कि आप आंख बंद करके बता दें कि मोनोपोली दाएं पेज में ऊपर वाले हिस्से में लिखा है। उस दिन उस बच्चे का सिलेक्शन होना सुनिश्चित होता है। तो मैंने कहा था कि मैं बता सकता हूं किस किस का होगा, दोस्तों बता दिया। ऐसे ही बताते हैं हम लोग किस किस का होगा, जैसे इतनी कॉपी याद हो जाए, जैसे ये भी पता हो कि हमने ये वाली मीनिंग राइट साइड वाले पन्ने पर बीच में लिखी है। बस दोस्तों समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। आई मैं कोई कुछ बात करूं तुमसे कि ये निकालो कहां है, तुम्हारे पन्ने पलटने लगेंगे दोस्तों, और 10 मिनट लगेगा तुम्हें निकालने में। इसका मतलब तुम बिल्कुल उल्टे रास्ते में हो, मैं तुम्हारी गंगा गलत जगह बह रही है। तो कीमत एवं उत्पादन नीति पर समझौता करे, समझौता करे। जब कुछ फर्मों का समूह एक साथ बैठकर कीमत एवं उत्पादन नीति पर समझौता करे, जिससे उनके बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके, जिससे उनके बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके। बताओ लिखते लिखते कार्टेल समझ में आ गया है? जैसे ओपेक कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, अंगोला, नाइजीरिया, कतर, यूएई, लीबिया, वेनेजुला। बोलो यस दोस्तों, ये जितनी भी कंट्रीज हैं ओपेक कंट्रीज, क्या इनके बीच में कार्टेल होता है? कार्टेल जैसे क्या, नहीं तो ईरान सस्ते में तेल बेचने लगेगा तो सारी कंट्रीज ईरान से ले लेंगी, फिर इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया सब क्या करेंगे? तो मुझे लग रहा है आप समझ गए। दोस्तों आप देखेंगे कि चाहे आप एयरटेल का प्लान ले लो या वीआई का या किसी भी कंपनी जियो का, या सबके प्लान के टैरिफ के रेट समान होते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके बीच कार्टेल होता है। कार्टेल, अगर मान लो कोई कार्टेल को बाहर चला जाए, कार्टेल से, कार्टेल का मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट, एक तरीके का समझौता। अगर कोई कार्टेल से बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कार्टेल से बाहर जा रहा है तो फिर वो अपना प्राइस को अलग कर देगा, कम कर देगा। दोस्तों फिर क्या होगा? सारे लोग वही गाड़ी या वही ऑटोमोबाइल, वही गाड़ी खरीदने लगेंगे, वही सिम लेने लग रहे होंगे। तो आई थिंक कार्टेल का मतलब समझ गए। बोलो जी सही है दोस्तों। एक लास्ट पॉइंट बस लिख लो, किंग डिमांड कर्व, किंग ऐसे लिख लो बस, किंग यही वर्ड लिखा होगा, मांग वक्र। बाकी किंग को ऐसे लिख के आ सकता है हिंदी में, शायद किंग ऐसे लिखो, मांग वक्र। यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है दोस्तों कैसा होता है, ऐसी रफ हैंड से बना दें, ऐसे कुछ भी नहीं, जैसे लोग मैं भी तुम्हारे साथ रफ हैंड से बनाता हूँ, ऐसी बना लिया करें, ऐसी बना ले। क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं मांग की मात्रा, यहाँ पे हम दिखाते हैं प्राइस, बस ऐसे बना लें। इसका जो डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनता है। वह जनरली डिमांड कर्व होता है दोस्तों स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधी रेखा में, लेकिन इसका डिमांड कर्व कैसा होता है? मुड़ा हुआ। इसी को बोलते हैं किंग डिमांड कर्व, मुड़ा हुआ, किंग डिमांड कर्व। इतना याद रखना, पेपर में आएगा किंग डिमांड कर्व कैसा होता है, किसका होता है, तो आंसर लिखा होगा ओलिगोपॉली। दैट्स इट। बोलो क्लियर। कुछ मार्केट और है मेरे पास जिनमें एक एक लाइन में पढ़ाता हूं, जैसे डुओपॉली, डुओपॉली, द्विधिकार, डुओपॉली, द्विधिकार। जल्दी देखें, डुओ का मतलब दो, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पॉली का मतलब सेलर्स। तो लिख लो दो सेलर्स, दो विक्रेता एवं अनेक क्रेता, दो विक्रेता एवं अनेक क्रेता, दैट इज डुओपॉली। एक ऐसा मार्केट जहां बेचने वाले दो, खरीदने वाले बहुत सारे, दैट इज कॉल्ड डुओपॉली। कोक एंड पेप्सी, बताओ
सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में दो मेजर ब्रांड्स हैं, दैट इज कोक एंड पेप्सी, दैट इज डुओपोली। कोई कह रहा होगा दोस्तों थम्स अप भी तो है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोक, थम्स अप इज द प्रोडक्ट ऑफ कोक, सही है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है इसमें दो मेजर ब्रांड्स हैं, नंबर 1 कोक, नंबर 2 पेप्सी, दैट इज कॉल्ड डुओपोली। बोलो समझ में आया ना। एक और मार्केट होता है जिसको बोलते हैं बायलेटरल, बायलेटरल मोनोपोली, बायलेटरल मोनोपोली, द्विपक्षीय, द्विपक्षीय एकाधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार मतलब दोनों साइड से मोनोपोली, बस खत्म, देखना द्विपक्षीय, दोनों साइड से मोनोपोली मतलब सेलर की तरफ से भी मोनोपोली और बायर की तरफ से भी। तो देख लो एक क्रेता एवं एक विक्रेता, खत्म बात, एक क्रेता एवं एक विक्रेता, दोनों साइड से मोनोपोली है, मतलब आप समझ गए, एक क्रेता एक विक्रेता, सही है। जरूरी नहीं है एग्जांपल हो, बस लिख लो। एक और लिख लो दोस्तों, मोनोप, मोनोप सोनी, देखना मुझे बोर्ड की ओर, बोर्ड की ओर देखना सारे लोग। मोनो का मतलब सिंगल, बोलो यस, देखना कितना ब्यूटीफुल डिस्कशन हो रहा है। पॉली का मतलब क्या होता है, और ऑलवेज रिमेंबर सोनी का मतलब होता है बायर, सोनी का मतलब होता है बायर। तो लिख लो एक क्रेता एवं अनेक विक्रेता। सोचो एक ऐसा बाजार जहां बेचने वाला नो, जहां खरीदने वाला एक और बेचने वाले अनेक, दैट इज कॉल्ड मोनोपोसोनी। हां मोनोपोसोनी, बोलो समझ में। एक एग्जांपल चाहिए कैसा, हां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, एक गवर्नमेंट का विभाग है, वहां पे एक कैंटीन है, कैंटीन का एक टेंडर निकला कि कौन कौन कैंटीन चलाएगा। तो दोस्तों सभी लोग कहेंगे मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा, टेंडर फाइल करने वाले जो सेलर्स हैं वो बहुत सारे होंगे, लेकिन टेंडर को खरीदने वाली गवर्नमेंट क्या एक होगी। तो बायर एक, सेलर अनेक, मोनोपोसोनी। बोलो सॉलिड। चलो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट द मार्केट। मार्केट में ज्यादा कोई सवाल नहीं आते। नए पन्ने पर आओ और नए चैप्टर का नाम लिखो डिमांड, मांग। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर या नहीं मांगे, दिल मांगे मोर, क्योंकि एक में किसी का मन नहीं भरता, राइट। समझदार लोग हमारी बात समझ गए, और ब्याह होने के बाद भरना पड़ता है क्योंकि कोई विकल्प नहीं रहता। बोलो समझ में आया। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड, अब हम बात करेंगे डिमांड। हाँ बोलो, बस यहीं पे आ जाएंगे, डिमांड नहीं बता देंगे, आएगा। दोस्तों मांग, डिमांड, सही है। पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे, किसकी मीनिंग लिखेंगे, किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा, सारे स्टूडेंट ऑनलाइन वाले भी लिखिए, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता, जो एक उपभोक्ता खरीदने के लिए, खरीदने के लिए, खरीदने के लिए इच्छुक, इच्छुक एवं सक्षम होता है, किसी एक कीमत पर एवं, किसी एक कीमत पर एवं एक निर्धारित समय पर, एवं एक निर्धारित समय पर। दोस्तों ये हो गई मांग की मीनिंग, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत प्यार से देखना। आप गए बाजार, आपने कहा कि भाई साहब 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल दो, कितनी दो, एक अपने लिए और एक तुम समझ गए, बोलो जी यस, सही है। दोस्तों अब उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का प्राइस भी होगा और कोई ना कोई टाइम भी। ये सर दिल है कि मानता नहीं है, बोलो जी यस। कभी किसी को देख के धड़कता है तो कभी किसी को देख के धड़कता है, ऐसे ही होता है दोस्तों। पता नहीं तुम्हारा होता है, नहीं होना चाहिए दोस्तों। तुम्हारी तुम्हारी उम्र पे हमारा तो बहुत होता था तो दोस्तों है नहीं होता, बेकार है तुम्हारा समय, बेकार चल रहा है, तुम्हारा समय बेकार चल रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये। तो दोस्तों व्हाट इज डिमांड, जैसे मैंने पूरी सिचुएशन बोली इसी को कहते हैं डिमांड, राइट। तो जरा ध्यान समझना। तो इस उम्र पे नहीं चलेगा तो कब चलेगा भैया, तो दोस्तों देखिए इसको जरा समझिए। तो मैंने पूरी सिचुएशन बताई, इसी को डिमांड बोलते हैं। देखना मैंने कहा कि आप, इसका मतलब लुक एट दिस कंज्यूमर, उपभोक्ता। मैंने कहा, आपने कहा 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल दो, दो का मतलब नहीं, रुको, कोल्ड ड्रिंक का मतलब है वस्तु, दो का मतलब है मात्रा, देखा वस्तु भी हो गई, मात्रा भी हो गई, उपभोक्ता भी हो गया। अब पॉइंट नंबर 1, क्या आप खरीदने के लिए इच्छुक थे, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली योर डिजायर, डिजायर्स, डिजायर मतलब इच्छा, आपकी इच्छा थी। दूसरा, क्या आपकी जेब में पैसा था, दैट इज कॉल्ड क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, सक्षमता, यह इच्छा, डिजायर, इच्छा थी आपकी और क्रय शक्ति थी। और दोस्तों क्या उसकी कोई ना कोई कीमत होगी, क्या कोई ना कोई समय होगा, इन दोनों को मिला दें तो बन जाता है मांग। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कि अगर आपके पास मान लो बहुत पैसा है, जैसे मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन दोस्तों मुझे अब दूसरा घर लेने की इच्छा ही नहीं है, दोस्तों क्या मैं डिमांड करूंगा, नहीं करूंगा। कि दोस्तों अगर मेरे पास बहुत इच्छा हो घर लेने की लेकिन जेब में पैसा ना हो तो क्या मैं डिमांड कर पाऊंगा। तो इसका मतलब डिमांड तभी होता है डिजायर्स प्लस क्रय शक्ति, इसका मतलब इच्छा प्लस सक्षमता दोनों मिलकर बनाती है मांग। नेक्स्ट लिखो मांग का नियम, मांग का नियम, ब्रैकेट में लिखो लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, ब्रैकेट में लिखिए लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। लिखते लिखते सब सीख जाएंगे, जैसे मैं लिखूंगा बिल्कुल वैसे ही लिखना है। यदि किसी वस्तु की कीमत, क्या आप ऐसे लिख लो बस, कीमत ज्यादा, आप मुझे सारे स्टूडेंट बताएंगे बोर्ड पर देखते हुए कि कीमत अगर ज्यादा होगी तो आप उस वस्तु के मांग की मात्रा, ब्रैकेट में लिखूंगा क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि अब मैं मांग की मात्रा को सिर्फ क्यूडी बोलूंगा, बार बार मांग की मात्रा लिखने की जगह मैं लिखूंगा क्यूडी, राइट, क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की मात्रा। अब आप बताइए, यदि किसी वस्तु की कीमत ज्यादा तो मांग की मात्रा कम, और किसी वस्तु की कीमत कम तो मांग की मात्रा ज्यादा, तो उसके मांग की मात्रा ज्यादा, बोलो यस नॉट, मांग की मात्रा ज्यादा, सही है। लेकिन आप मुझे बस एक चीज बता दें जल्दी से, लिखते रहें, सुनते रहें और बोलते रहें। दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि बाजार में किसी भी वस्तु, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल, ये कैमरा, ये पंखा, ब्लैक शर्ट, ये मार्कर, ये कुछ भी, किसी भी वस्तु की जो मांग की मात्रा है वो यहां पर गौर से देख के बताओ किस वजह से ज्यादा या कम हो रही है, किस वजह से, किस वजह से, रुक जाओ ये बताइए के लिए। हाँ
मांग की वजह से। बॉर्नविटा का डब्बा देखा है? पियो जाके, नहीं देखा ना, अभी तुम्हें बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, पियो जाके। देखो मैं क्या पूछ रहा, मैं कह रहा हूं यहां पर जो मांग की मात्रा है वो कम या ज्यादा किस वजह से हो रही है, तो जवाब दे रही है मांग की वजह से। देख रहे, खत्म है कहानी इसकी। दोस्तों बताओ, फिर से एक बार पूछ रहे, यहां देखो मांग की मात्रा कम या ज्यादा, कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं। यहां देखो मांग की मात्रा कम या ज्यादा किस वजह से हो रही पता नहीं क्या बोल रही, देखो किस वजह से हो रही, बिल्कुल ढक्कन हो गया। तो फिर से देखो, यहां जो मांग की मात्रा कम हो रही है, ये क्या हो रही है, कोई नहीं, ज्यादा आ रहा है क्या तुझे, यहां मांग की मात्रा हो रही है ज्यादा, किस वजह से, खेली हो रही है ऐसी तैसी करा दी, क्या मतलब है फिर, ऑब्वियसली देखिए नहीं, सब चेहरा देखकर ही पूछते हैं कि किसको आता है किसको नहीं। अब जिसको आता नहीं है उसी को तो सिखाना है, जैसे आ रहा है उससे क्यों पूछना है, ये साइंटिफिक टीचिंग है। तो अब इसको नहीं आ रहा है इसलिए सिखा रहे, तो सिखा रहे, डांट नहीं रहे, डांट के क्या करेंगे, तरीका थोड़ा दावा हो सकता है। तो यहाँ देखो मांग की मात्रा कम हो रही है या मांग की मात्रा ज्यादा, अरे मेरी बहन देख जाए यहाँ कीमत की वजह से इतना भी नहीं आ रहा, तो अब क्या क्या, तो फिर से पूछते हैं एक बार, ये देखो यहाँ बताओ मांग की मात्रा क्या हो रही, कम, यहाँ मांग की मात्रा क्या हो रही, ज्यादा, बढ़ रही, किस वजह से, हाँ कीमत की वजह से। अब सारे लोग बताएंगे क्या सिर्फ किसी वस्तु के मांग की मात्रा क्या उसकी कीमत की वजह से ही प्रभावित होती है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं क्या कीमत की वजह से प्रभावित होती है, मतलब कुछ और कारक भी हो सकते हैं जो कि मांग की मात्रा को कम करें या ज्यादा। मांग का नियम कहता है कि अन्य कारक, कॉमा करके ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, अन्य कारक समान रहते हैं, ये मांग का नियम कहता है, अन्य कारक समान रहते हैं, अन्य कारक समान रहते हैं। ये अन्य कारक क्या है ये मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल लोड न ले, लेकिन अन्य कारक समान रहते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां पर ये जो अन्य कारक है जो समान रहते हैं, इन्हें मैं बोलता हूं बहुत कोर लैंग्वेज में सेटेरस पेरिबस, हिंदी में नहीं ऐसे लिखो बस, आप कभी आपके एग्जाम में आ जाए कि सेटेरस पेरिबस किससे संबंधित है, तो आप लिखेंगे अन्य कारक समान रहते हैं। तो सेटेरस पेरिबस का मतलब होता है अन्य कारक समान रहते हैं इकोनॉमिक्स में। बोलो क्लियर है दोस्तों, गौर से सुनना, ये अन्य कारक क्या है, आओ इन्हें मैं समझाता हूं, ऐसे करके लिखो, ये अन्य कारक क्या है, देखते जाना बोर्ड पर, मुझे बताते जाना। उपभोक्ताओं की आय, बताओ भैया, क्या आपकी अगर इनकम, आज तुम लोग फुकरे हो, बोलो हाँ, लेकिन कल सिलेक्शन लोगे, जेब में पैसा आएगा, अकाउंट में पैसा होगा, हमारा आशीर्वाद सबके साथ है, खूब फलो फूलो तुम लोग, कम ऑन यस। दोस्तों कल को जब आपके पास पैसा आएगा, आपकी आय बढ़ेगी तो आपकी मांग, और आय कम होगी तो मांग कम। इसका मतलब सारे लोग बोर्ड पर एनर्जी छोड़ दें अपनी, इसका मतलब है क्या सिर्फ मांग की मात्रा सिर्फ कीमत की वजह से तय होती, आय भी तो एक फैक्टर है। तो इसी को हमने कहा अन्य कारक समान रहते हैं। हम मान के चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर या जो मैं और लिखवाऊंगा ये सब समान रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोलो समझिए। जैसे नंबर 2, बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या, जैसे दोस्तों दिवाली का या ईद का समय आता है तो बाजार में जब उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा होती है तो मुझे सारे लोग बताओ कि मांग बढ़ती है या नहीं, और जब ऑफ सीजन होता है तो क्या मांग घटती है या नहीं, तो मांग कम या ज्यादा क्या उपभोक्ताओं की संख्या पर भी निर्भर कर रहा है। दोस्तों मांग कम या ज्यादा, क्या एक और फैक्टर हो सकता है, स्वाद एवं प्राथमिकता, स्वाद एवं प्राथमिकता। जैसे दोस्तों लाइक आपको केले पसंद है या आपको एप्पल पसंद है तो आप उनकी डिमांड क्या करोगे, ज्यादा, जिसको पसंद नहीं है वो क्या करेगा, कम। जैसे स्वाद प्राथमिकता, जैसे दोस्तों आपकी प्राथमिकता है पंखा, आपको एसी नहीं पसंद है तो क्या आप एसी की डिमांड प्रभावित कर पाओगे, पंखे की कर पाओगे, दिस इज प्राथमिकता। बोलो समझ में आया, स्वाद और प्राथमिकता। देखना कभी कभी और क्या, कितना कर रहा पॉइंट बताएंगे, समझना। भविष्य की अनुमानित कीमतें, भविष्य की अनुमानित कीमतें, भविष्य की अनुमानित कीमतें, इस पॉइंट को मुझे समझाने में 2-3 मिनट लगेगा। भविष्य की अनुमानित कीमतें, इस पॉइंट को समझेंगे क्या है कि भविष्य की अनुमानित कीमतें, इस पॉइंट को समझेंगे क्या है भविष्य की अनुमानित कीमतें। गौर से बोर्ड की ओर देखते जाओ और वहां देखो जो मांग की मात्रा कम हो रही है मांग के नियम में, या मांग की मात्रा जो बढ़ रही है मांग के नियम में, वो सारे स्टूडेंट बताएंगे किस वजह से, कीमत की वजह से। बोलो जी, कीमत की वजह से बढ़ रही है और घट रही है। मतलब ये तो आज की कीमत या कल की, आज और अभी की। अभी आप बाजार गए, देखा टमाटर महंगे, आपने डिमांड क्या की, और टमाटर सस्ते, डिमांड क्या की। इसका मतलब दोस्तों जो आज जो करंट में आपको प्रोडक्ट का प्राइस मिला उसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो कम या ज्यादा हुई, उसकी वजह से कम या ज्यादा हुई। बोलो हो गई। लेकिन अब डॉक्टर भरत का स्टेटमेंट सुनना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप सोचो कि यार आज नहीं, भविष्य की अनुमानित कीमतें, भविष्य की अनुमानित कीमतें भी आज की डिमांड को प्रभावित कर देती है। मतलब यहां पर तो मैंने कहा अभी जो प्राइस है अभी मांग प्रभावित हो रही है, अभी की प्राइस अभी की मांग छोड़ो, कभी कभी भविष्य की अनुमानित कीमतें भी आज की डिमांड को प्रभावित करती हैं। कैसे समझना, अगर आपको पता चल जाए कि सैमसंग अगले महीने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को आधे से भी कम ज्यादा गिराने वाला है तो आज उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, क्या होगी, भविष्य की अनुमानित कीमतें। बोलो जय हो। आनंद आ गया कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, संबंधित ऑब्लिक अन्य वस्तुओं की कीमतें, संबंधित ऑब्लिक अन्य वस्तुओं की कीमतें, ये मैं बताऊंगा, बहुत शानदार पॉइंट है ये, 5 मिनट लगेंगे मुझे कम से कम। संबंधित और अन्य वस्तुओं की कीमतें, राइट। तो अलग से अपनी कॉपी के बीच में लिखो संबंधित ऑब्लिक अन्य वस्तुएं, अलग से लिखो संबंधित ऑब्लिक अन्य वस्तु, अलग से कॉपी के बीच में लिखो, अलग से जगह छोड़कर, नहीं लिखो ये, हाँ, संबंधित ऑब्लिक अन्य वस्तुएं। बाद में पॉइंट बताएंगे आपको। संबंधित ऑब्लिक अन्य वस्तुएं, इंग्लिश में लिखो ब्रैकेट में, रिलेटेड और अदर गुड्स। तो पहले तो आप ये सीखें कि इकोनॉमिक्स में रिलेटेड और अदर गुड्स किसे कहते हैं, संबंधित अन्य वस्तु किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में। दोस्तों ये 2 प्रकार की होती हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंग्लिश में भी लिखो और हिंदी में पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। एक और लिखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, हिंदी में लिखो विस्थापित ऑब्लिक स्थानापन्न वस्तुएं।
विस्थापित ऑब्लिक स्थानापन्न वस्तुएं। आओ पहले इनका मतलब समझो, फिर इस पॉइंट को बाद में समझाएंगे। लास्ट वाला पॉइंट पहले मतलब समझो, पहले इतना समझो। संबंधित या अन्य वस्तुएं दो प्रकार की, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट। इंग्लिश में याद करो क्या करना है दोस्तों। देखो अब मुझसे की बात ये कि आपको पूरक वस्तुएं भी नहीं आता। देखना मेरे छोटे भाई बहनों को तो मैंने क्या पता था कि भाई देख यार तुझे पूरक वस्तुएं भी नहीं आता, तुझे विस्थापित या स्थानापन्न वस्तुएं भी नहीं आता, तो क्यों चुलचुला रहा है? ऐसी पढ़ना कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। बोलो दोस्तों आपको ऐसा माथे पे लिखवा के आए हैं क्या कि नहीं हिंदी में ही पढ़ेंगे? दोस्तों क्या माथे पे लिखा है क्या गरीबी रहेंगे? दोस्तों बाहर भी तो निकलेंगे, थोड़ा डेवलप भी तो होंगे। क्या ऐसा है क्या कि अंग्रेजी की किताब पढ़ के अंग्रेजी आती है? दोस्तों इकोनॉमिक्स पढ़ के भी अंग्रेजी आ सकती है, हिस्ट्री पढ़ के भी अंग्रेजी आ सकती है ना, लेकिन हमारी विचारधाराओं के ऊपर है बस। भाई ये आपको दो नए वर्ड मिल गए इंग्लिश के, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं? भागते हैं दोस्तों इन चीजों से। क्या करते हैं? भागते हैं। अरे सर हम तो हिंदी माध्यम के हैं सर, ये सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री हमारे लिए नहीं है, हिंदी में लिखो पूरक और विस्थापित। तो भैया क्या होगा? गरीब थे गरीब हो गरीब ही रहोगे। इसलिए भाई बार बार कहते हैं दोस्तों जो टीचर पढ़ा रहा है, जो समझा रहा है, आपसे ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की किताब पढ़ के इंग्लिश समझ में आती है। दोस्तों सब्जेक्ट्स पढ़ के भी इंग्लिश आती है। और हमारे स्टूडेंट आप ही बताएंगे कि आपको जितनी इकोनॉमिक्स की हिंदी आती है उतनी ही अंग्रेजी भी आती है। बोलो यस। लास्ट क्लास में पूछते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स की हिंदी और इंग्लिश दोनों आने लगी होती है और आप मास्टर बन जाते हैं। बोलो जी यस। तो नाउ दोस्तों ये देखना क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पूरक के विस्थापित सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री ये हम जनरल भाषा में यूज भी करते हैं ये वर्ड। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं भाई ये आइटम दे रहे हो, हम कहते हैं इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैं सिर्फ दो वर्ड लिखूंगा बस, एक साथ उपयोग किए जाने वाली वस्तुएं, बस खत्म। एक साथ उपयोग किए जाने वाली वस्तुएं जिनका आप एक साथ यूज करते हो। इसका मतलब मैं बस ऐसे लिख सकते हो जॉइंटली डिमांडेड। ये लो ये ज्यादा अच्छी भाषा में समझ में आया। जॉइंटली डिमांडेड ऑब्लिक ब्रैकेट में लिख सकते हो संयुक्त मांग। संयुक्त मांग मतलब ऐसी वस्तु जिनकी मांग आप एक साथ करते हो। एग्जांपल बताऊं क्या? कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए तो कार और पेट्रोल हो गया दोस्तों क्या? पूरक वस्तुएं। पेन चलाने के लिए इंक चाहिए क्या? तो पेन और इंक क्या हो गई? पूरक वस्तुएं। मोबाइल और चार्जर, यस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। या दारू और चखना, देखो एक जना कह रहा दारू, यहीं पर मूड बन रहा है क्या? कह रहा दारू और चखना, बोलो यस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। देख रहे कैसे कैसे बच्चे हैं यार ना। अब ऐसा कोई बात नहीं, मूड बन गया, मन जाने दो, क्या दिक्कत है? आओ दिल्ली, तुम्हारा स्वागत करते हैं। वैसे बोले सब्स्टिट्यूट गुड्स है, नया साल है ना इसलिए मूड बन रहा होगा। तो दोस्तों व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स ये समझो। जैसे क्रिकेट, रुक जा यार। तो दोस्तों पहले मीनिंग को जान दे। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट का मतलब है क्रिकेट का एक खिलाड़ी घायल, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ गया। सर हम यूज तो करते हैं वर्ड लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। आप देखो समझ गए? सब्स्टिट्यूट मतलब लिख लो एक के स्थान पर दूसरे वस्तु का उपयोग, दूसरे का उपयोग। दोस्तों एग्जांपल अब बोलो, मैं एक दुकान पर गया, मैंने कहा भाई साहब कोक पीनी है, कोक दो यार। बोला भाई साहब कोक खत्म हो गई। मैंने कहा फिर? बोला पेप्सी है। क्या बताओ ये सब्स्टिट्यूट है? दोस्तों मैंने मम्मी से मम्मी चाय बनाइए, मम्मी ने कहा यार चाय पत्ती तुमसे 2 दिन से कह रहे ले आओ, तुम लाई नहीं रहे। मैंने फिर कह रहे कॉफी है, मैंने कहा लाओ जी। दोस्तों चाय और कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट। जब अपन एक की जगह दूसरे का यूज कर लें, बोलो सही समझ में आया क्या? तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। आइए अब अपने डिस्कशन में चलते हैं। एग्जाम में एक सवाल आया, सारे लोग बोर्ड की ओर देखो, पहले मुझे सवाल बताओ। एग्जाम में सवाल आया कि मांग की मात्रा एवं कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? दोस्तों मांग की मात्रा एवं कीमत के बीच कैसा नेगेटिव रिलेशन होता है, नकारात्मक संबंध होता है, वहां पे पुट कर लें। या इसका आंसर हो सकता है नकारात्मक, इसका आंसर होता है ऋणात्मक, इसका आंसर होता है अप्रत्यक्ष, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं समझ में आया? विपरीत संबंध। 4 आंसर हो सकते हैं, विपरीत, अप्रत्यक्ष, दोस्तों देन नकारात्मक, ऋणात्मक। बोल समझ में आया? चलो यहां देखो ये वाला पॉइंट क्या था? ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए थे? संबंधित और अन्य वस्तु तो समझ में आ गई, लेकिन की कीमत इसका मतलब समझो प्लीज, कॉन्सेंट्रेट। नहीं तो लास्ट पॉइंट पे आके नहीं समझ पाएंगे तो पूरा कहानी खत्म। समझना, अन्य या संबंधित वस्तुओं की कीमतें। पहले हमारा टॉपिक देखो क्या चल रहा था, फिर से याद करो। जो मांग की मात्रा है वो उसकी कीमत, जैसे ये कुर्सी है, इस कुर्सी का प्राइस इस कुर्सी की मांग की मात्रा को प्रभावित करता है। अगर ये इसका प्राइस महंगा होगा तो हम मांग क्या करेंगे? कम। और इस कुर्सी का इसी का प्राइस देखना, इसका प्राइस कम होगा तो हम इसकी मांग की मात्रा ज्यादा। हम तो ये पढ़ रहे थे, लेकिन हमने कहा कभी कभी किसी वस्तु के मांग की मात्रा कुछ अन्य कारकों की वजह से भी प्रभावित होती है। अब इसमें मैंने पॉइंट लेकर आया अन्य या संबंधित वस्तुओं की कीमतें। मतलब समझना, अभी तक तो मैं ये बात कर रहा था कि इस कुर्सी का प्राइस इस कुर्सी की मांग की मात्रा को प्रभावित करेगा। दोस्तों इस एसी का प्राइस इस एसी की मांग की मात्रा को प्रभावित करेगा। लेकिन इनके अलावा कभी कभी संबंधित वस्तुओं की कीमतें या अन्य वस्तुओं की कीमतें, मतलब इस कुर्सी की कीमत छोड़ो, कभी कभी किसी और चीज की कीमत कम या ज्यादा होने की वजह से इस कुर्सी की मांग की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। ये पॉइंट ये कह रहा है। कैसे? आओ, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि भाई देखो पेट्रोल महंगा तो पेट्रोल की डिमांड कम, मांग करिए तो ये कह रहा है। लेकिन मैंने कहा कि अन्य और संबंधित वस्तुओं की कीमत है। अब समझना, अन्य और संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की, मतलब इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं, और सॉर्ट करते हैं। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में बिल्कुल सरल भाषा में ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी किसी एक वस्तु का प्राइस किसी दूसरे वस्तु की डिमांड को प्रभावित करता है। खत्म, बेहतर से कहना चाह रहा हूं। फिर से क्या कहना चाह रहा हूं? उससे संबंधित या किसी अन्य वस्तु की कीमत किसी दूसरे वस्तु की डिमांड को प्रभावित करता है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। दोस्तों अब देखो कि अगर मान लो कार का नहीं, पेट्रोल का प्राइस, यहां लिख दिया हूं प्राइस, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो क्या तुम्हारे बापू तुम्हारी कार की डिमांड को पूरा करेंगे? दोस्तों दहेज में आएगी, लौटा देंगे, कहेंगे ले जाओ उसको। तो इसका मतलब है अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड, यही तो टॉपिक था कि कभी कभी किसी एक वस्तु का प्राइस किसी दूसरे वस्तु की डिमांड को प्रभावित करता है। बोलो यस। आ जाओ पेपर का सवाल। पूरक वस्तुओं की कीमत और मांग की मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है? कोई समस्या? आओ दोस्तों यहां देखो, अगर मान लो कोक अपना प्राइस बढ़ा दे, कोक अपना प्राइस, तो आप सारे लोग बताइए पेट्रोल की डिमांड या पेट्रोल का, तो पेप्सी की डिमांड आप लोग क्या करोगे? आप एक दुकान में गए, आपने कहा कोक 35 रुपए की तो 50 रुपए की आ रही, अरे छोड़ो यार तुम पेप्सी दो। तो इसका मतलब दोस्तों अगर एक वस्तु का प्राइस यहां लिख रहे हैं प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, तो दूसरे वस्तु की मांग की मात्रा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि विस्थापित वस्तुओं की कीमत और मांग की मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है। आप सारे लोग बताइए क्या कभी कभी कोई एक वस्तु का प्राइस दूसरे वस्तु की डिमांड को प्रभावित करता है? दैट्स कॉल्ड द
अन्य कारक समान रहते हैं। देखो अभी दोस्तों ये लाइन समझो कि अन्य कारक समान रहते हैं। अब समझ गए भैया से कि यहाँ मांग की मात्रा कीमत की वजह से कम ज्यादा होती है, लेकिन कीमत की वजह अलावा, लेकिन फिर कीमत के अलावा इनकी वजह से भी कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन मांग का नियम इन सबको एज्यूम करके चलेगा, मतलब मान के चलेगा कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ना तो आपकी आय में, ना उपभोक्ताओं की संख्या में, ना इन सब में। दोस्तों एज इट इज है। तब अगर दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग, क्या दोस्तों इनकी कीमत, ये सब भी घटे बढ़े, ये सब भी घटे बढ़े और कीमत भी घटे बढ़े और उसे मांग में घटे बढ़े, तो क्या आप ये पता लगा पाओगे कि आखिर यार इस एसी की डिमांड बढ़ क्यों रही? लगा पाओगे? आपकी इनकम भी बढ़े, कंज्यूमर्स भी बढ़े, दोस्तों कीमत कम हो ज्यादा हो कुछ भी, तो आप पता लगा पाओगे कि इसकी मांग बढ़ क्यों रही। इसलिए हमने इन सब चीजों को समान माना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बोलो समझ में आ गया? तो इतनी चीजें आपकी लिख ली होंगी आप लोगों ने, जो लिख पा रहे हैं ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं घर पे लिख लेना बैठ के, तो मुझे लग रहा है लिख ही पा रहे हैं आप लोग। अब दूसरा लिखें डिमांड कर्व, मांग वक्र, मांग वक्र, डिमांड कर्व, मांग वक्र, मांग वक्र, प्रियन से बनाएंगे हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मांग वक्र, दिस इज, यहां पे हम दिखाएंगे जल्दी, तो ये क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड, हिंदी बोलो, और ये क्या है? प्राइस। सही है, थोड़ा रुक जाओ, जहां टीचर कह रहा है रुक जाओ, इसमें रुकने का फायदा ही होगा। दिस इज कॉल्ड मांग वक्र का आकार, ऐसा बनता है मांग वक्र। मैंने कहा रुक जाओ, लेकिन तुम नहीं रुक रहे, जैसे वो मोड़ी कह रही हमने अपने पापा की नहीं मानी, आपकी कैसे मानेंगे? रुक जा बहन, तो इधर रुक जा, तुझे फायदा होगा। मुझे कितना गंदा बना रही है, तो गंदा नहीं बना, मेरे सामने कुछ फायदा नहीं है। रुकने का मतलब है कि टीचर चाह रहा है कि अटेंशन दो टॉपिक को, फायदा आपका ही होगा। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, हाँ ऐसे, सही है कि नहीं? देखो ढूंढ रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें छोटी छोटी बात, देखो कभी ऐसे जैसे लोग अपनी ससुराल जाएंगे क्या करेंगे? सास थोड़ा है, नंद थोड़ा डांडू, तो ऐसे मुंह बनाएंगे, जिंदगी इनकी मुंह बनाने में निकल जाएगी। हमारी बीवी से देखो दोस्तों, उसका कभी मुंह नहीं बना, मतलब पिछले हमारे शादी को 4 साल से ऊपर हो गए, 4.5 साल दोस्तों, उसका एक भी मिनट, एक भी दिन, एक भी घंटे, आधा मिनट का भी मुंह नहीं बना उसका। बोलो जी क्यों? पति बहुत अच्छा है ना उसका। ऐसा क्या है यार, क्या बात कर रहे हैं तुम लोग? सबसे वाह क्या बीवी है, ऐसा पति भी तो अच्छा है उसका। तो अभी देखो दोस्तों, लड़कियों की केयर की जाती है, बोलो यस नॉट, ख्याल रखा जाता है। और लड़कियां कभी बहुत तुम लोग को ज्ञान दे रहे, लड़कियां कभी बहुत बड़ी बड़ी चीजों में खुश नहीं होती, थोड़ी थोड़ी चीजों में खुश होती। तुम बाहर से आ रहे, तुम समोसे ले आओ, उतने में खुश हो गई है, अगले दिन जलेबी ले आओ, उतने में खुश हो गए। अरे बोलो यस नॉट, ऐसी खुशी मिल जाती है थोड़ी थोड़ी, सही है कि नहीं? तो ऐसे करना चाहिए दोस्तों तुम लोग को, हमारे पास वास्ट अनुभव इन सब चीजों का, राइट? इसलिए सारे अनुभव हमने अपनी बीवी पर लागू कर दिया, सब एकदम खुश बढ़िया मामला। लेकिन इससे पहले तो कईयों से हम भी रूठते थे, वो भी हमसे रूठती थी, लेकिन बाद में हमने सबसे जो सीखा वो अपने परिवार पर लागू कर लिया। क्या जीवन चल रहा है, ऐसे तुम लोग से कहते हैं बोले लो शादी से पहले, तुम लोग कह रहे हैं यहाँ देखो, तो डिमांड कर्व कैसा होता है, मांग वक्र कैसा हो, चलो तो मतलब कितना ईमानदार टीचर है ये। इसमें क्या है, तो है ऐसे ही, हम क्या करा जाए, और उसका नेचर कभी नहीं बदल सकता आदमी का। कॉमन एटीट्यूड समय के अनुसार चेंज होता है, ऐसा आज आपका एटीट्यूड अलग है, कल को आप ऑफिसर बन जाओगे, एटीट्यूड अलग होगा, लेकिन जो अंदर का नेचर है वो तो वैसे ही रहेगा। बोलो जी सर, तो हम जैसे क्लास में वैसे बाहर रहते और वैसे अपने घर पे रहते, सही है कि नहीं? एक ही जीवन में लगता है, मुंह बना बना के जीवन जीना है, मुस्कुरा, हाँ तब भी नहीं मुस्कुरा रही, देख रहे तो हाँ अब थोड़ा सही है। यहाँ देखो मांग वक्र ऐसा होता है, रुको ऐसा क्यों होता है? एक लॉजिक ये भी है कि ऐसा थोड़ा है कि मैंने बना दिया या मैंने कहा ऐसा होता है, तुम कह रहे बाजी ऐसे ही होता है। रीजन देखो क्यों होता है, आओ सारे लोग, अगर मेरा प्राइस है मान लो ये, सारे लोग देखना प्राइस इज दिस पी, तो मेरी मांग की मात्रा हो गई क्यू, सही है? अब मांग के नियम को देखो, अगर कीमत क्या होती है तो मांग की मात्रा, लुक एट दिस, प्राइस हो गया मेरा P1, जल्दी बताओ बढ़ा या घटा? सारे लोग बोलो, 0 10 20 30 40 50 60 70 बढ़ा है, तो मेरी मांग की मात्रा देखो दोस्तों हो गई Q1, कम हो गई। लुक एट द बोर्ड, अगर प्राइस होगा कम तो मांग की मात्रा ज्यादा। एवरीवन हियर, प्राइस देखिए दोस्तों हो गया P2, देखो क्या हुआ कम, तो यहाँ पे देखो मांग की मात्रा Q2 क्या हो गई ज्यादा। एवरीवन ऑन द बोर्ड फॉर द लास्ट 2 सेकंड्स टाइम, देखो यहाँ पर 3 पॉइंट मिले, जोड़ दो, दिस इज कॉल्ड मांग वक्र, खत्म बात। बोलो क्लियर? मुद्दे की बात सुनो, पेपर में ये नहीं आएगा कि मांग वक्र बनाएं, लिखा होगा 5 नंबर ब्रैकेट में है, पेपर में क्या आएगा कि मांग वक्र का, तो फिर मैं मांग वक्र क्यों बना रहा हूं, पेपर में आएगा नहीं तो आएगा क्या, वो सुनो, पेपर में आएगा मांग वक्र का आकार कैसा होता है। तो आकार कैसा होता है, तो ये देखो ऊपर से नीचे, एवरीवन ऊपर से नीचे, और ये मेरा बायां हाथ, ये मेरा दायां हाथ, तो इस आकार को बोलते हैं, पहले मैं इंग्लिश में लिखूंगा, आप इंग्लिश में सेम वर्ड लिखा होगा, टिक मार देना, स्लोपिंग डाउनवर्ड, बस आप इसी को सीखो, ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं कह सकता हूं ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, हो सकता है पेपर में ऊपर से नीचे की ओर ढालू, पता नहीं क्या क्या लिख के आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप स्लोपिंग डाउनवर्ड ही याद करें। बोलो स्लोपिंग डाउनवर्ड, और देखना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज रहने दो, बाएं से दाएं, तो ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं, इंग्लिश में स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आ गया समझ में? ऊपर से नीचे की ओर, तो क्यों चिपक के पड़े हिंदी के पीछे, जब इंग्लिश कितने अच्छे वर्ड्स हैं, स्लोपिंग डाउनवर्ड समझ में भी आ रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड बोलो आ रहा है समझ में? तो फिर जो समझ में आया तो कोई बात है, समझिए आप लोग। एक ब्यूटीफुल डिस्कशन करूंगा, देखना दोस्तों क्या आनंद आएगा आप लोगों को। अब हम बात करेंगे मांग, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे मांग के नियम के अपवाद, मांग के नियम के अपवाद, इंग्लिश में बोलता हूं ऐसे, ये आप हिंदी में लिखिए, हिंदी में याद करिए, बाकी लिख लेंगे आप इंग्लिश में। मांग के नियम के अपवाद, राइट दोस्तों, दिस कॉल्ड मांग के नियम के अपवाद, ये मतलब जहां पर मांग का नियम लागू ना हो, अपवाद तो क्यों कहेंगे दोस्तों? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ, मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। सारे लोग बोर्ड की ओर देखना, ये क्या कहेगा, ये विषय क्या है, समझिए सारे लोग। मांग के नियम के अपवाद कहता है जब किसी वस्तु का प्राइस, हिंदी में लिख देते हैं कीमत, अभी बताओ दोस्तों बढ़ती थी तो उसकी मांग की मात्रा क्या हुई थी, लेकिन ये कहेगा बढ़ेगी, और किसी वस्तु की कीमत कम तो मांग की मात्रा भी कम, ऐसे बोलते हैं मांग के नियम का अपवाद। जल्दी से बताइए, थैंक यू सो मच, जल्दी से बताइए, भूल गया था मैं, जल्दी से इतना बताइए कि वहां देखिए कि मांग के नियम में देखिए और बताइए कि मांग, कीमत एवं मांग की मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है, कीमत एवं मांग की मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है? नकारात्मक नहीं, मांग के नियम में कह रहा हूं नकारात्मक, मांग के नियम के अनुसार, अरे ये नहीं, मांग के नियम में पीछे देखो, मांग के नियम के अनुसार नकारात्मक, ऋणात्मक, इनवर्स, इनडायरेक्ट मतलब नेगेटिव रिलेशन। लेकिन दोस्तों यहां देखो मांग के नियम के अपवाद में कीमत और मांग की मात्रा के बीच कैसा रिलेशन है?
पॉजिटिव। तो लिख लो वहां पे सकारात्मक संबंध। मांग के नियम का अपवाद कहता है कि कीमत और मांग की मात्रा के बीच सकारात्मक संबंध होता है। सकारात्मक संबंध होता है, इसका मतलब क्या, यह अपन बताएगा दोस्तों। सकारात्मक संबंध होता है। पहले दोस्तों बनाइए अपवादित मांग वक्र। एक अपवादित मांग वक्र कैसा होगा, यहाँ ओ एक्स एक्सिस में हम दिखाएंगे मांग की मात्रा और ओ वाई एक्सिस में हम दिखाएंगे कीमत या कह लो मूल्य। सारे लोग बोर्ड पर थोड़ा कंसंट्रेट करें, बाद में लिख लेंगे, मैं समय दूंगा। ये देखिए जो सामान्य मांग वक्र होता है, थोड़ा फोकस करो, पूरी एनर्जी लिखने में लगा दोगे तो नहीं समझ पाओगे, थोड़ा टॉपिक टेक्निकल है। जो नॉर्मल डिमांड कर्व है सामान्य मांग वक्र वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, लेकिन अपवादित मांग वक्र स्लोपिंग अपवर्ड है, ऊपर की ओर। बोलो समझिए, पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सारे लोग बोर्ड पर लगाओ एनर्जी, क्योंकि अगर प्राइस है पी तो पी भी नहीं लिख रहे, प्राइस ये है तो मांग की मात्रा इतनी है। दिख रही है आपको, यहाँ देखो प्राइस क्या हुआ, यहाँ देखो मैंने प्राइस क्या किया, बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया तो मांग की मात्रा भी बढ़ गई, बताओ हाँ। और प्राइस कम हुआ तो मांग की मात्रा भी हो गई कम। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ के बन गया ये। अब एग्जाम में आएगा इसका आकार तो हम कहेंगे स्लोपिंग अपवर्ड। बताओ दोस्तों, अब तो लगा होगा अंग्रेजी की भाषा तो यार बड़ी इजी होती है, तो जैसा टीचर पढ़ाता है वैसे ही पढ़ें, सच में सरल होती है भाषा। बोलो जी यस। हिंदी की भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, क्लिष्ट होती है, बोलो जी यस। इंग्लिश बहुत इजी मुलायम भाषा होती है। देखो देखा स्लोपिंग, ऐसे फिसल पट्टी नहीं होती दोस्तों, यहाँ सरक जाओ, यहाँ से चलो ऊपर तो स्लोपिंग अपवर्ड। और देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गौर से देखो अपनी आप, लेफ्ट से राइट। हिंदी में लिखना चाहो चुल तो चुल होती है दोस्तों ऊपर की ओर, तो दोस्तों आप लिख सकते हो ऊपर की ओर, बाएं से दाएं। लो दोस्तों, तो दिस इज कॉल्ड अपवादित मांग वक्र। बोलो समझ में आया, पेपर में आएगा अपवादित मांग वक्र कैसा होता है, तो आंसर लिखा होगा ऊपर की ओर, स्लोपिंग अपवर्ड। बोलो समझिए। अब जो समझ गए उनके दिमाग में थोड़ी सी समस्या आ रही है, और उनका दिमाग ये कह रहा होगा, और नहीं कह रहा तो कहना चाहिए था कि सर एक बात बताओ सर, बिल्कुल पचा नहीं पा रहे कि ऐसा कब होगा कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगी। सर समझ में नहीं आ रहा ऐसा कब होगा। बोलो चल रहा है क्या, सोच रहे होगे दोस्तों कि जो दिमाग में आता है इसको सब पता रहता है, सोच रहे इसी बात का धंधा है हमारा, ये तो सोच ही रहा था, ये सोच रहा है दोस्तों। मैं तुमसे कहना था, तुम तो वैसे पुलिस वाले दिखते यार पूरे, राइट। लेकिन तुम यहाँ बैठे तब मैं कहने वाला था, लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, बाद में कहूंगा। एकदम लोग लगता है पुलिस वाला, एकदम मेरे को दरोगा टाइप नहीं लगता, एकदम सरल से भी जमोगे बेटा तुम वर्दी में, बस तुम मेहनत कर लो जल्दी। कम ऑन यस एकदम, आई वांट टू सी यू ऑल इन द लाइक यूनिफॉर्म, कम ऑन यस विद द स्टार ऑन योर शोल्डर्स। कम ऑन सही नहीं, जान तुम्हें सैल्यूट करें तो कितना अच्छा लगेगा, कम ऑन सही नहीं, यस। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में चल रहा है गुरुजी ऐसा कब होगा, ऐसा नंबर 1 युद्ध के समय, पब्लिक कोविड-19 के लॉकडाउन के समय, लिखते जाओ जल्दी, टाइम नहीं है। युद्ध के समय, पब्लिक कोविड-19 युद्ध के समय, युद्ध के समय, पब्लिक कोविड-19 के लॉकडाउन में, कोविड-19 के लॉकडाउन में। बताओ भैया, मान लो दोस्तों युद्ध हो जाए इंडिया पाकिस्तान का, या पब्लिक करके लिख लो इमरजेंसी, कोई आपातकाल है, सरकार ने कहा कि कोई भी, जैसे भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, तो हमारे दोस्तों पूरे सोसाइटी में मॉक ड्रिल हुआ, मॉक ड्रिल यहाँ भी हुए होंगे, मैं तो जब दिल्ली में था तो मॉक ड्रिल हुए, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही कि जब ये हो ऐसी आवाज आए तो क्या करेंगे क्या करेंगे, सब जाना लाइट बंद कर देनी है दोस्तों। मान लो युद्ध हो जाए, सरकार ने कहा कोई भी अगले 20 दिन घर के बाहर नहीं दिखाई देगा। दोस्तों ऐसे टाइम पर आलू प्याज टमाटर सब्जियां दाल वाल इन सब की कीमतें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको अगले 20 दिन जिंदा रहना है। तो बढ़ी हुई कीमतों पर मांग की मात्रा भी, बोलो जय हो। क्या बात समझ में आ गया, क्या गजब पढ़ाता हूं दोस्तों, मैं लगता है समझ में नहीं आ रहा, दिमाग के अंदर ही घुस गया पूरा, ऐसा लग रहा है घुस गया। नंबर 2 वेबलन गुड्स, ऐसे लिखो वेबलन वस्तुएं, क्योंकि वेबलन एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, अर्थशास्त्री, तो नाम को तो हिंदी में नहीं लिखते ना, तो आप इसको हिंदी में देवनागरी में लिख सकते हो, वेबलन तो वस्तुएं। क्लियर, वेबलन वस्तुएं क्या होती हैं ब्रैकेट में या एरो डाल के, लग्जरी गुड्स, लग्जरियस या लग्जरी गुड्स, महंगी वस्तुएं, महंगी वस्तुएं, हां एरो डाल के लिख लो। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए दोस्तों आप बताइए, देखो ऐसे दिमाग में लैंड करेंगे कॉन्सेप्ट हमारे, देखना अभी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, जैसे आईफोन 17 अभी आ चुका है, आएगा आ गया, अब तो पता नहीं रहता अपन को क्या करना, मेरी बीबी बस लेती रहती है, मुझे पता नहीं रहता कौन सा है। अपन दोस्तों दूसरे किस्म का आदमी है, जमता जोगी रमता जाए, कम क्या ही करना तो दोस्तों। लेकिन अभी हमारी बीबी है, उसे अपना सोशल स्टेटस बनाना होता है, तो बनाना होता है अपनी सहेलियों के बीच। अरे बहुत चक्कर है दोस्तों, बहुत फंसे हुए आदमी है, लेकिन सबको खुश करना भी पता है। हमारी बीबी को सोशल स्टेटस बनाना है, तो इसकी जो सहेलियां उसका कोई ग्रुप है दोस्तों, मैं तो ना तो मेरा कोई दोस्त है, सच रहता है मेरे दोस्त एक रहता है दोस्तों विदेशों में घूमता रहता है, मच्छर नेवी में, चंडीगढ़ में रहता है, एक झांसी में रहता है दोस्तों। अब क्या ही बचा, अब मेरी यार सुन लेगी तो फिर कांड हो जाएगा, अच्छा खासा तलाक करवाएगा ये लड़का दोस्तों। तो अब मेरी बीबी को सोशल स्टेटस बनाना होता है। अभी आईफोन 17 आया, बड़ा महंगा था दोस्तों, लेकिन उसको उसी दिन लेना था जिस दिन लॉन्च हुआ, तो लेना पड़ा, क्या करेगा आदमी भाई साहब है दोस्तों। आप बताइए ऐसे में वेबलन गुड्स में कीमत क्या थी, लॉन्च के समय कीमत क्या थी, ज्यादा, तो उसका उसकी उसने कीमत ज्यादा थी, तो लेकिन अभी हमें मांग कम करनी थी, लेकिन सारे लोग सोशल स्टेटस बनाने के चक्कर में उसकी मांग क्या कर रहे थे, बताओ दोस्तों, दिमाग में लैंड हो गया। तो जो लग्जरियस वस्तुएं होती हैं, जहां पे सोशल स्टेटस की बात आती है, वहां मांग का नियम धरा का धरा रह जाता है। बोलो समझ में। नंबर 3 गिफ्टिन वस्तुएं, क्या यही पूछा था बालक, हाँ गिफ्टिन वस्तुएं। गिफ्टिन भी एक अर्थशास्त्री का नाम था, उन्हीं के नाम पे पढ़ाइए, दैट इज कॉल्ड गिफ्टिन गुड्स। ध्यान से सुनेंगे, गिफ्टिन गुड्स क्या होता है, एरो डाल के लिखिए, घटिया वस्तुएं, घटिया ही होती है, घटिया वस्तुएं जो दोस्तों जो लोअर क्वालिटी गुड्स होती हैं, लोअर क्वालिटी दैट इज गिफ्टिन। तो जो लोअर क्वालिटी वस्तुएं हैं उन्हीं को हम कहते हैं गिफ्टिन गुड्स। अब आप सोचोगे कि सर इनका अपवाद से क्या मतलब है, तो आप अगले 1.5 से 2 मिनट मुझे सुनेंगे, मैं दिमाग में कॉन्सेप्ट इंस्टॉल करूंगा, बस आप सुनेंगे। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए, ये भी आ जाएगा अभी। घटिया वस्तुएं, आप बाजार में जाते हो, आइए आप एक दुकान वाले के पास गए, मान लो फ्रूट्स खरीदना, ठीक है एग्जांपल फ्रूट्स, आपने उससे कहा भाई साहब ये एप्पल क्या भाव है, उसने कहा 190 रुपए किलो, आपने कहा अच्छा, आपने भाई साहब ये वाले क्या भाव है, और ना ये 45 रुपए किलो। दोस्तों आप बताओ कौन से गिफ्टिन है, 45 वाले। दिमाग को दिमाग में रख लो, बुढ़ापे तक रखे ना, कॉन्सेप्ट कभी बाहर नहीं जाएगा। अब दोस्तों जरा ध्यान समझना, अगर नॉर्मल एप्पल जो 190 वाले थे
यहाँ बना देते हैं, एक है एप्पल 45 वाले और एक है 190 वाले, सही है। ये है गिफ्ट और ये है नॉर्मल, कोई दिक्कत? अगर नॉर्मल गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, इनका प्राइस बढ़ गया, मान लो इनका प्राइस हो जाए 270, बढ़ गया, यहाँ देखते हैं ना प्राइस बढ़ गया, सही है। तो मुझे बताइए जो गिफ्ट गुड्स का प्राइस है ये भी बढ़ेगा कि नहीं? कॉमन सेंस यार, जब 190 वाला एप्पल 270 का होगा तो ये एप्पल का प्राइस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो यस। दोस्तों इस एप्पल का जो ये जो 45 वाला है अभी हो गया मान लो 110 रुपए का, बोलो यस। तो बहुत सारे लोग जो पहले ये वाला एप्पल खाते थे 190 वाला, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये वाला एप्पल नहीं खा पाएंगे। अब बेचारे वो किस एप्पल की डिमांड करेंगे? सारे लोग देखना गिफ्ट एंड गुड्स का प्राइस बढ़ा, यहां से लोगों की डिमांड यहां आ गई, तो देखो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा। बोलो जय। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल दें क्या? आप डेली रोजमर्रा के जीवन में जो चावल खाते हैं, दाल भात चोखा, दोस्तों जो आप चावल खाते हैं भात खाते हैं वो मान लो आप खाते हैं लाइक नॉर्मल राइस हम मान के चल रहे हैं 50 रुपए किलो, मान लो है क्या? वो भी नहीं खा पाते? चलो नहीं एग्जांपल ले लो यार, एग्जांपल तुम दिल पे मत लो यार, एग्जांपल ही पे लो यार। तो मान लो 50 वाला, सही है। लेकिन बाजार में एक और डिफरेंट राइस है 20 रुपए वाले, सही है। तो एक नॉर्मल राइस जो आप खाते हैं 50 रुपए, तुम्हारा स्टैंडर्ड में थोड़ा मेंटेन रखा है, और दोस्तों एक डिफरेंट राइस है 20 वाले। आप समझना, अगर मैं अब करूंगा प्राइस यहां बढ़ाया था, अब मैं घटाऊंगा, देखना दोनों कॉन्सेप्ट लगाऊंगा नीचे वाला, देखना। अगर मान लो जो नॉर्मल राइस 50 वाला है इसका प्राइस घट के हो जाए 25, तो कॉमन सेंस है जब 50 वाले राइस का दाम 25 हो गया तो जो आप 20 रुपए वाला जो गिफ्ट राइस है इसका दाम कम हो जाएगा, मान लो हो जाए 12 रुपए, सही है। तो बहुत सारे लोग जो पहले ये वाला राइस खाते थे 20 वाला, वो सोचेंगे यार 25 का, दोस्तों वो कहेंगे तो हम ये वाला खाएंगे। इसका मतलब आप वो वाले जो गिफ्ट राइस की डिमांड थी वो आप कौन सी डिमांड करेंगे? ये वाली। दोस्तों इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस क्या होगा? कम, इसकी डिमांड भी होगी कम। लगत सेकंड स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो जी यस। दोस्तों जो लोअर क्वालिटी गुड्स हैं वहां पे मांग का नियम लागू नहीं होता ना। दोस्तों नेक्स्ट, वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार, जल्दी करो दोस्तों। वस्तुओं के प्रकार, ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ गुड्स, और यहां पे लिख लो क्वालिटी के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर। क्या गिफ्ट गुड्स हो गया बेटा? ओए कनपट्टी हो गया? हाँ देखो दोस्तों, क्वालिटी के आधार पर एक होता है वेबलेन गुड्स, जल्दी बोलो हाँ, दैट इज कॉल्ड महंगी वस्तुएं। वेबलेन गुड्स लग्जरी महंगी वस्तुएं, बोलो जी यस। दूसरा होता है नॉर्मल गुड्स, नहीं जो टीचर बोल रहा है बस सुनते जाओ। नॉर्मल होता है सामान्य, जो नॉर्मल गुड्स हैं, बोलो जी यस, सामान्य वस्तुएं। एक और होता है दोस्तों दैट इज इंफीरियर गुड्स, दैट इज कॉल्ड निम्न स्तरीय वस्तुएं, मतलब नॉर्मल गुड्स से नीचे निम्न स्तरीय वस्तुएं। और एक और होता है दोस्तों जो सबसे लोअर क्वालिटी है, जैसे मैंने बोला घटिया वस्तुएं। सारे लोग बोर्ड की ओर देखो और बाद में लिखना। समय मेरे पास थोड़ा कम बचा, आधा घंटा 25 मिनट, थोड़ा मुझे सुन लो जल्दी से, तो क्योंकि मुझे एक दो कॉन्सेप्ट और कराने, सप्लाई में जाना है। लेकिन डिमांड हमने टाइम दिया, डिमांड समझ में आ गया तो सप्लाई 10 मिनट का ही है बस, क्योंकि इसी पे आधारित है पूरा का पूरा। सुन जाना, हमें ये आता है, ये आता है, ये आता है, बोलो आता है। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, बहुत गौर से सुनना, कुछ भी नहीं है। जब हम मांग का नियम पढ़ रहे होते हैं या मांग के नियम का अपवाद, तो दोस्तों पहली बात तो ये मेरा स्टेटमेंट सुनना कितने प्यार का। मांग का जो नियम है वो सिर्फ इन पे काम करता है, नॉर्मल गुड्स पर, क्योंकि मांग का नियम यहां और यहां तो फेल हो जाता है। मतलब आपने अभी तो देखा मांग का नियम ना तो वेबलेन पे चल रहा है ना गिफ्ट पे चल रहा है, तो मांग का नियम सिर्फ किस पे चलता है? नॉर्मल गुड्स पर। ये बात सारे लोगों को डाइजेस्ट हो गई? आगे चलो। इंफीरियर गुड्स क्या है? ये मैं नहीं, ये हमारे महान अर्थशास्त्री एल्फ्रेड मार्शल अपनी किताब में लिखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की उन्होंने किताब लिखी, और उस किताब में इन्होंने ये जिक्र किया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की किताब में एल्फ्रेड मार्शल क्या लिखते हैं वो सुनना। एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं, आप इंग्लिश में याद रखेंगे ज्यादा अच्छा होगा, हिंदी में इनका नाम कुछ और भी हो सकता है, तो इतना काटेगा नहीं दोस्तों, अगर तुम इंफीरियर याद कर लोगे तो। इंफीरियर गुड्स ये कहते हैं कि इंफीरियर गुड्स का जो संबंध है वो हम सिर्फ आय के साथ दिखाते हैं। इनका जो संबंध है, इनका जो रिलेशन है वो हम किसके साथ दिखाते हैं? आय के साथ। बस याद रखना दोस्तों, प्लीज फोकस करो। मैंने कहा मांग का नियम यहां लागू होता है, इसका मतलब इनकी कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा कम होगी, और कीमत घटेगी तो मांग की मात्रा घटेगी। तो कीमत के साथ संबंध दिखा रहे हैं इन दोनों में। वेबलेन और गिफ्ट में तो अभी दिखाई कि दोस्तों यहां पर कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा बढ़ेगी, और कीमत घटेगी तो मांग की मात्रा घटेगी। इसका मतलब इन दोनों में, इनमें देखना, इसमें और इसमें क्या कीमत के साथ संबंध दिखाते हैं। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होती है निम्न स्तरीय, उसमें हम कीमत के साथ संबंध नहीं दिखाते। जैसे देखो अब ये है क्या, ये मैंने कहा क्वालिटी के आधार पर, तो जैसे सीरियल में लिखा वैसे ही है। जो सबसे टॉप नॉच क्वालिटी, मान लो एसी, ये हो गया हमारा, बोलो समझ में आया? और दोस्तों कूलर क्या हो गया? पंखा, सही है, और हाथ से डुलाने वाला पंखा, दैट्स कॉल्ड गिफ्ट गुड्स। मतलब आप लोग समझ गए, राइट? क्वालिटी के आधार पर, बोलो क्लियर है? दोस्तों ध्यान सुनना, मांग का नियम यहां अपवादित है, कूलर में लागू होता है, पंखे पर हम मांग का नियम लगाते ही नहीं है। बस नहीं बताना चाहता, क्योंकि इंफीरियर गुड्स के साथ संबंध सिर्फ आय का दिखाया जाता है। और दोस्तों आप अपने आप बताएंगे कि यदि आपकी आय बढ़ेगी तो आप इनकी मांग की मात्रा क्या करोगे? मुझे सारे स्टूडेंट से जवाब चाहिए। तो इनकी मांग की मात्रा भी क्या करोगे? नहीं बेटा कम। पगला गई क्या? कम बोला तुमने? हाँ घटेगा, क्योंकि दोस्तों लोअर क्वालिटी है ना, निम्न स्तरीय, तो कल को आपकी इनकम जब बढ़ेगी तो आप घटिया वस्तुओं खरीदोगे, तो आप अच्छी क्वालिटी खरीदोगे। और दोस्तों अगर आपकी आय कल को मान लो कम होगी, हे प्रभु कभी ना हो दोस्तों, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या होगी? कम। दोस्तों याद रखना, इंफीरियर, दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर, पेपर में सवाल आएगा कि इंफीरियर गुड्स और आय का संबंध कैसा होता है? नेगेटिव। ये पेपर का सवाल आता है, बस इतनी बात बताना चाहते थे। बोलो समझ में आया? कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं तो आपका ही भला होना भैया। अपन ने तो बहुत समझाया आप लोगों को, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा डाला, और मुझे उम्मीद है 120-130 पन्ने बन गए होंगे आपके एटलीस्ट, है? इससे ज्यादा हो गया ना? आनंद आ गया दोस्तों आप लोगों को इकोनॉमिक्स करने में, नहीं आया? अब अगर तुम्हारी किस्मत खराब नहीं होगी तो इन सबसे फंस जाएगा सवाल। और वैसे तो तुम जानते हो डॉक्टर भरत से ज्यादा तो एग्जामिनर को कुछ आता नहीं है, और अपन ने इतना पढ़ लिया कि ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। उम्मीद है दोस्तों कि आप मॉक टेस्ट कर रहे होगे तो उसके ज्यादा क्वेश्चन निपटा ले रहे होगे, नहीं निपटा पा रहे। और बाकी दोस्तों अगर कुछ चीजें पढ़ाने में हमसे छूट गई, हम नहीं पढ़ाई या पढ़ानी रह गई, तो दोस्तों उम्मीद है कि वो कुछ आप भी कवर करोगे। तो भाई साहब
पापा ने आपको पैसा भेजा है, लेकिन दोस्तों जैसे विदेश में कुछ स्टूडेंट जाते हैं, हमारे जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है उनका लड़का विदेश में गया है, राहुल एमबीए कर रहा है, बस फाइनल सेमेस्टर चल रहा है उसका। तो जो हमारे पापा इकोनॉमिक्स के जिन्हें मैं पढ़ाया 11th 12th में, तो उनका लड़का राहुल सर का, तो उस समय यूएस में एमबीए करने गया है। तो अब मैंने कहा बेटे कैसे वहां खर्चा चला रहा है, तो कह रहा सर मैकडोनल्ड पर पार्ट टाइम जॉब करता हूं। तो इसका मतलब है उसके पापा उसको पैसा भेज रहे हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरा ये पैसा कम पड़ रहा है या पापा पर बर्डन ना पड़े, तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है, प्लेट उठा रहे लोगों की। बोलो ये तो क्या दिक्कत है उसमें? ऐसे में तुम्हें इस बात को बता रहा है कि मैंने इतना ज्ञान दिया, दिस इज पापा का पैसा, तो मेरा लग रहा है कि पेपर में ये कम पड़ रहा, तो तुम भी दोस्तों थोड़ा यहाँ काम करके थोड़ा मेहनत करके पढ़ाई कर लो। नहीं समझ में आएगा कि सारा काम पापा ने ठेका तो ना लिया, तो ये तो ऐसा तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरा भाव समझ पाया नहीं। अगर मैंने तुम्हें दोस्तों 120 पन्ने भरे तो तुम अपने आप पे 30-40 पन्ने तो और भर सकते हो। दोस्तों मेरी मेहनत तुम्हारी मेहनत जुड़ जाएगी तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अंत क्लास में मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा, क्योंकि दोस्तों आप भी मेहनत करिए सो दैट जो मैं नहीं पढ़ाऊं वो आए तो आप वो भी कर लें, तब आनंद है। बोलो यस और नॉट? नहीं समझे क्या? आई होप यू गॉट द पॉइंट। सही है, चलो मेरे प्यारे साथियों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिमांड में, इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मांग वक्र में चलन। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मांग वक्र में चलन। समझ गए क्या? समझे? कभी समझोगे। अभी देखो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और इसी का एक और टॉपिक है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मांग वक्र में शिफ्ट। तो दोस्तों ये दो कॉन्सेप्ट हैं। अब मैं चाहूंगा मेरे प्यारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ इंग्लिश में याद कर लेते हैं इसको। एक मूवमेंट ही याद कर लो आप सिर्फ, कि एक कॉन्सेप्ट किससे संबंधित। यहां देखो सिर्फ एक है मूवमेंट और एक है शिफ्ट, ये कॉन्सेप्ट पकड़ो बस। मांग डिमांड कर्व में एक होता है मूवमेंट और एक होता है शिफ्ट, राइट। एक जगह करीना शनूर जारी कह रही है कि जो आपने पढ़ाया वही आ ही, अब वही आ या है सर एग्जाम में। मैंने कल यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व किए सर, जो आपने बताए वही आए हैं। तो बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे सॉल्व, आप जब एमसीक्यू लगा रहे होंगे, लगा वो नीचे यूपीएससी तुम भी टका दोगे, तो ऐसे ही होता है दोस्तों हमारी क्लास में। तो चलो खैर, ये देखो दो कॉन्सेप्ट सीखो आप लोग। एक हम सिखाएंगे आपको मूवमेंट का कॉन्सेप्ट डिमांड कर्व में, एक हम आपको सिखाएंगे किसका, देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं प्राइस। सही है। और दोस्तों एक हम दिखाएंगे यहाँ पर, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ समझेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर प्राइस। यहाँ पे चलो ठीक है लिखा देता हूं। यहाँ देखो दोस्तों, ये हमारा डीडी डिमांड कर्व है, जल्दी बोलो हाँ। ये यहाँ डीडी डिमांड कर्व है, बोलो हाँ। बस दिस इज कॉल्ड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट और इसे कहते हैं शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। क्या बोलो समझ में आ गया? क्या मूवमेंट और शिफ्ट में अंतर समझ में आ गया है? दोस्तों एक साइड है मूवमेंट, एक साइड है शिफ्ट, समझ में आ गया? आगे चले नेक्स्ट टॉपिक पे है, बोलो समझ में आ गया? देखो ये कह रही है सर, मैंने कहा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द डिमांड, मैंने सिर्फ डिमांड कर्व बना दी, मैंने कहा समझ में आ रही? कहिए सर। मैंने कहा पूरा आ गया? कहिए सर। मैंने कहा आगे चले नेक्स्ट, करिए सर। दोस्तों अरे मैंने समझाया क्या है, इससे सिर्फ डिमांड कर्व बनाया। दोस्तों आप देखिए मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता है। दोस्तों मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता है देखना, यहां पर सारे लोग देखना, प्राइस है क्या P, यहां पर डिमांड कितनी है Q, यहां पे दिस इज कॉल्ड पॉइंट का नाम A, सारे लोग क्या नाम दिया A। कोई समस्या? बहुत प्यार से सुनना दोस्तों। मूवमेंट क्या होता है देखना, अगर हमारा प्राइस हो जाए, देखो सारे लोग बताओ P से P1, यहां देखो प्राइस क्या हुआ ज्यादा, तो हमारी डिमांड क्या हो रही है Q1। सही है, प्लीज सुनना मुझे, चाहे इसको स्पेस दे दो, घर पे लिख लेना, इतनी जल्दी रायता फैल जाएगा नहीं कर पाओगे। स्पेस दे देना पेज का, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहां पॉइंट मिला मुझे B, जब मैं A से B की ओर जा रहा हूं तो देखो एक ही डिमांड कर्व पर ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है, इसे मैं कहता हूं मूवमेंट, नो मूवमेंट अप, मूवमेंट अप मतलब नहीं अलोंग द डिमांड कर्व, बस मांग वक्र में ऊपर की ओर चलन, राइट। अब सारे लोग देखना, जब डिमांड कर्व A से B पर पहुंचा तो मांग की मात्रा Q से Q1 हो गई, कम हुई है ज्यादा, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कौन इन क्वांटिटी डिमांडेड, हिंदी में मांग की मात्रा में संकुचन। अगर ये वर्ड पेपर में मिल जाए संकुचन, आगे रुकना चुपचाप सुनते जाओ। अगर हमारा प्राइस हो जाए दोस्तों ये P2 ये कम, तो हमारी मांग की मात्रा हो रही क्या ज्यादा, पॉइंट आया C, सारे लोग देखना A to C, दिस इज कॉल्ड A to नहीं ऊपर A to B। अब बताइए A to C क्या हो रहा है, डाउन, तो कॉमन सेंस लगा लो, इसे कहेंगे मूवमेंट डाउन, मूवमेंट डाउन, मूवमेंट डाउन, मूवमेंट डाउन। और गौर से देखो जब मूवमेंट डाउन हो रहा है तो यहां से यहां, तो डिमांड कर्व यहां, तो घट रहा है बढ़ रहा है, दिस इज एक्सपेंशन। एवरीवन क्या एक्सपेंशन, या पेपर में हो सकता है एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड, हिंदी में सिर्फ एक ही नाम है इसका, विस्तारवादी मांग की मात्रा। विस्तार, ये विस्तारवादी है विस्तार, दोनों हो सकते हैं, विस्तार मांग की मात्रा में विस्तार, या विस्तारवादी मांग की मात्रा, ऐसे बोलो सही है। और यहां पे लिख देता हूं A to C। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, सारे स्टूडेंट देख के बताओ, क्या मूवमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इससे मैं सवाल मैं बनाता हूं, सवाल क्या आएंगे, यदि मांग वक्र में ऊपर की ओर मूवमेंट होता है तब मांग की मात्रा का क्या होगा, तो आंसर लिखा होगा संकुचन। यदि मांग वक्र में नीचे की ओर चलन होता है मूवमेंट, तो क्या होगा विस्तार। बोलो जय हो। एक क्वेश्चन और छुपा हुआ थोड़ी देर में निकालेंगे, पहले ये देखो, क्या मूवमेंट अलोंग मांग वक्र में चलन, मांग वक्र में चलन समझ में आ गया। नाउ लुक एट दिस, हम बात कर रहे हैं शिफ्ट इन द डिमांड, तो लुक व्हाट इज शिफ्ट, ये कुर्सी अभी यहां रखी है, इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, इसी को बोलते हैं शिफ्ट। आई बोले राइट नाउ स्टैंडिंग हुआ, अभी मैं यहां चला जाऊं तो शिफ्ट इस साइड चला, बाएं तरफ चला गया, और यहां खड़ा हूं यहां चला जाऊं तो दाएं तरफ चला गया, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड शिफ्ट। कि पहले हम एक मोहल्ले में रहते थे, घर शिफ्ट कर लिया, हम यूज करते हैं शिफ्ट, तो बस वहीं से याद रखना शिफ्ट। इसका मतलब जो ओरिजिनल डिमांड कर्व DD ये इस जगह है, अगर ये शिफ्ट होगा तो इससे यहां चला जाएगा या इससे यहां चला जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों सारे लोग बोर्ड की ओर रहेंगे, अगर ये डिमांड कर्व अपने इस साइड जा रहा है तो सारे लोग मुझे बताइए दाएं तरफ है या बाएं, दाएं है, तो इसका नया डिमांड कर्व बन गया D डैश, और इसका नाम मैंने रखा राइट वर्ड शिफ्ट। एवरीवन क्या रखा, राइट वर्ड शिफ्ट, हिंदी में दाईं ओर शिफ्ट। कोई दिक्कत है आपको, राइट। और देखिए सारे लोग दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला हमारा डिमांड कर्व यहां, ये देखो यहां आ रहा है, तो कहां शिफ्ट हुआ, मेरे बाईं ओर, नाम रखते हैं D डबल डैश, यहां जगह यहां लिखते हैं, तो इस कॉल्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। कोई दिक्कत
हिंदी में बोलो, बाई और शिफ्ट। आनंद आया? अभी तो पॉइंट टू बी नोटेड है, अभी तो असली काम रह गया है दोस्तों। अब आप सारे स्टूडेंट देख के बताएंगे, ये लो सारे स्टूडेंट देख के बताएंगे, अगर हमारा प्राइस पी है, सही है, तो जो पीला वाला ओरिजिनल डिमांड है डीडी, इस पर डिमांड कितनी है, दिस क्यू, सही है। अगर ये दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, ये वाला कलर दाईं ओर लिखा है, दाईं ओर, जब ये दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है इसी प्राइस पर, क्वांटिटी डिमांडेड इज Q1, बताओ बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि। और बेटा इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब ध्यान से सुनना और एक बेहतरीन पॉइंट नोट करना दोस्तों, जब ये नीचे की ओर डाउन हो रहा था, मूवमेंट डाउन, तो यहाँ Q से Q2 बढ़ रही थी, हमने नाम क्या दिया था, एक्सपेंशन, विस्तार। बोलो यस। और दोस्तों जब सुनना, जब एक ही मांग वक्र पर मांग बढ़े तो विस्तार या मूवमेंट डाउन, और जब अलग अलग मांग वक्र पर मांग बढ़े इज कॉल्ड इंक्रीज, वृद्धि। बोलो जय हो। पेपर में पकड़ना, ऐसे ही वर्ड लिखा होगा, या तो वृद्धि या विस्तार। अगर विस्तार लिखा हो तो इसका मतलब है मांग में चलन, और वृद्धि लिखा हो तो शिफ्ट। शब्द का खेल है दोस्तों, बस शब्द का खेल। बोलो समझ पाए? दूसरा देखना, इसी प्राइस पर पहले था Q पीले वाले पर, जब ये बाईं ओर आया, बाईं ओर दोस्तों हो गया Q2, तो बताओ डिमांड कम हुई या ज्यादा? कम। यहाँ देखो अपन ने क्या कहा था, इसे कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन कहा था अपन ने से, लेकिन जब देखो यहाँ जब कम हुआ तो संकुचन, यहाँ कम हुआ अलग अलग मांग वक्र पर, तो इसे कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी, मांग में कमी। मेरे प्यारे साथियों, बस मेरा लास्ट सवाल, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, और अगल बगल की कोचिंगों में घूम के आना, ये कॉन्सेप्ट किसने पढ़ाया ये देख लेना, और अपने PYQs लगाना, सवाल मिलेगा। दोस्तों बहुत गौर से सुनना, आप सारे लोग इसको देखो गौर से, और मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मांग वक्र में चाहे ऊपर या नीचे की ओर चलन, जो मूवमेंट है, ये किस वजह से हो रहा है? शाबाश। तो आप लोग कहोगे ये किस वजह से हो रहा है? कीमत में परिवर्तन के कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण। बताओ कीमत ऊपर ज्यादा, ये मूवमेंट हो रहा है। लेकिन आप यहां क्या कहोगे? मैं कह रहा हूं मांग वक्र में शिफ्ट किस वजह से हो रहा है? कीमत की वजह से नहीं होगा, कीमत तो समान है। अब तुम इसकी तरह जवाब मत देना कि मांग वक्र में शिफ्ट, मैं किस वजह से हो रहा है, मांग की वजह से हो रहा है, ये तो जवाब दे रही थी। बेटा मुझे सुन लो, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, तुम्हारी बुद्धि के परे है ये, मैं बताऊंगा सिर्फ। अगर मैं एक लाइन और लिख देता तुम समझ जाते। सुनना प्लीज सारे लोग, मांग के क्या सबको पहले मुझे एक बार बताओ, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट को मूवमेंट और शिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया? पक्का? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मांग वक्र में चलन होता है, आपने बताया कीमत में परिवर्तन के कारण, एवं अन्य कारक समान रहते हैं। बोलो जी यस। अन्य कारक का मतलब तुम्हें याद होगा दोस्तों, उपभोक्ताओं की आय, संख्या, टेस्ट प्रेफरेंस, स्वार्थ प्राथमिकता। बोलो जी यस। अन्य कारक समान रहते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना दोस्तों, मांग में शिफ्ट, मैं यहां लिखा हूं मांग में शिफ्ट का कारण, यहां लो कारण दोस्तों, इसका कारण है अन्य, मैंने कहा था अगर मैं लास्ट लाइन लिख दूं तो अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण। बताओ समझ गए? एवं कीमत समान रहती है। बताओ कीमत समान है इसमें, इसका मतलब दोस्तों सारे स्टूडेंट, आज मेरी इनकम है 10,000 डिमांड है डी, कल को होगी 20,000 डिमांड डी डैश, कल को होगी 30,000 डिमांड डी, कल को होगी 2,000 डिमांड डी डबल डैश। बोलो हाँ। आज मार्केट में 500 कंज्यूमर डिमांड डी, कल 10,000 या 1,000 डिमांड डी डैश, कल को 200 कम। ये आज नॉर्मल कंडीशन है, एसी की डिमांड डी डैश डी, और कल गर्मी आएंगी तो डी डबल डी डैश, ठंडी आएंगी तो डी डबल डैश। बोलो जय हो। इसका मतलब शिफ्ट किसकी वजह से होता है? अन्य कारकों में परिवर्तन की वजह से, और मांग चलन किसकी, मूवमेंट किसकी वजह से? कीमत में परिवर्तन। दोस्तों रहोगे दोस्तों, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ाई है इस बंदे ने? बोलो जी नहीं है? तो ये भाई साहब पल्ले नहीं पड़ेंगे दोस्तों, जब तुम किताब में पढ़ोगे ना तो लगेगा कौन सा ग्राफ का कर्व कहां भाग रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल प्यार से तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल किया, और बेटा तुम अपना खोपड़ा इस दीवार में मारो, खून भले ही बाहर आ जाए लेकिन अब कॉन्सेप्ट बाहर नहीं आएगा। क्या इस पर तुम्हें कॉन्फिडेंस है? तो लास्ट बार मांग के नियम में, मांग में मूवमेंट कब होगा? जब कीमत में परिवर्तन हो, अन्य कारक समान हो। और शिफ्ट कब होगा? कीमत समान रहे, अन्य कारक परिवर्तित होंगे। नेक्स्ट लिखो दोस्तों, जगह दे देना, आपूर्ति, सप्लाई, आपूर्ति सप्लाई। दोस्तों सप्लाई आपूर्ति लिखो, किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा। और दोस्तों अब आप क्या करोगे, जब किताबों में एमसीक्यूज लगाते हो और आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे सवाल मिलते हैं जो सवाल हमने टच नहीं करे, तो आप अपने क्लास नोट्स में रेस्पेक्टिव कंटेंट में, चैप्टर में वो पॉइंट छोटे छोटे नोट्स बना के लिख लो। कमाल है। तो ऐसे जैसे आपने कुछ पढ़ा मनी में या बैंकिंग में या किसी चैप्टर में, आपको कुछ मिला ऐसा जो यार नया है, सर ने डिस्कस नहीं किया, तो उसे पॉइंट बना के लिख लो। गूगल की सुविधा है, थोड़ा पढ़ लो। बोलो जी ऐसे। तो ऐसे थोड़ी मेहनत करो कि मैंने पूरा आपको नदी के पार करा दिया और लास्ट में बचाया और मैं चला गया वापस, तो थोड़ा छलांग मारो यार, जंप मार के निकल जाओ है, मगरमच्छ पीछे से आ रहा है समझो। कमाल है। तो आप भी तो मेहनत करोगे थोड़ी सी, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना। चलो दोस्तों, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उत्पादक बेचने के लिए इच्छुक है एवं बाजार में बेचता है किसी एक कीमत पर एवं एक समय पर, किसी एक कीमत पर एवं समय पर। बस इसी को बोलते सप्लाई। जैसे दोस्तों मान लो मैं बनाता हूं मार्कर, राइट, मैंने 1000 मार्कर बनाए, तो बच्चे सोचेंगे मेरी सप्लाई 1000 है। नो, 1000 मेरी सप्लाई नहीं है। अब 1000 मार्कर जो मैंने बनाए, इन बने हुए मार्कर में से पढ़ो किसी एक वस्तु मार्कर की मात्रा 1000 में से मान लो 700। एक उत्पादक मैं इसके लिए बेचने के लिए क्या हूं, इच्छुक हूं, और बाजार में बेचता है। मैंने 700 मार्कर बेचना चाहता हूं और मैंने मार्केट में 700 मार्कर ही भेजे, कोई ना कोई कीमत है और क्या समय। बताओ दोस्तों मेरी सप्लाई कितनी होगी, 700, और जो 1000 था वो मेरा था स्टॉक।
तो आई होप सप्लाई का मतलब समझ गए। तो सप्लाई का मतलब है किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उत्पादक बाजार में बेचता है, उसे बोलते हैं सप्लाई। सही है। ऐसे में डिमांड पढ़ा, डिमांड के बाद लॉ ऑफ डिमांड किया, ऐसे यहाँ पे करेंगे आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, आपूर्ति का नियम क्या कहता है, सारे लोग देखना। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अब आप बनो अच्छे प्रोड्यूसर। देखो मैंने वर्ड यूज किया अच्छे प्रोड्यूसर, गधों की तरह नहीं, अच्छा प्रोड्यूसर। अब आप मुझे लगाना दिमाग, यार आप एक प्रोड्यूसर हो, बिजनेसमैन हो, और आप मुझे बताओ कि अगर आप जिस वस्तु को बेचते हो बाजार में, अगर उस वस्तु की कीमतें हो गई ज्यादा, तो आप उसकी आपूर्ति की मात्रा अपने आप दिमाग लगाओ, इसको मैं शॉर्ट बोलूंगा क्वांटिटी सप्लाई। तो बताओ आप कम बेचोगे या ज्यादा? अच्छे प्रोड्यूसर हो इसका मतलब आप लोग, क्योंकि दोस्तों ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा बढ़ रहा है तो ज्यादा बेचोगे। और अगर दोस्तों अगर आप जिस वस्तु की कीमत अगर आप जो बनाते हो उसकी कीमत कम, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई क्या करोगे, आपूर्ति की मात्रा क्या कम। कैसा रिलेशन है दोस्तों, पॉजिटिव। मांग के नियम में कैसा था, नेगेटिव। दैट्स इट, बस इतना ही है दोस्तों, याद रखना। और यहाँ पर जैसे आप कॉमन सेंस तो हो गई, मैंने कहा डिमांड समझ में आता है 2 मिनट में सप्लाई जाता है, वो कैसे लो, अब अपने आप समझ जाओगे क्या सेटर्स पेरिबस यहाँ भी होगा। अरे क्या अन्य कारक यहाँ भी होंगे, तो अन्य कारक समान रहते हैं, कॉमन सेंस लगाया करो दोस्तों, अन्य कारक समान रहते हैं। क्या यहाँ पर भी सेटर्स पेरिबस होगा और अन्य कारक, दोस्तों यहाँ पे अन्य कारक क्या होंगे, नहीं रुको पहले तो आप मुझे अन्य कारक का मतलब बताओ, समझ पाए अन्य कारक का मतलब बताओ क्या। नो आए नहीं, मैंने कहा सिर्फ मतलब पूछा, एग्जांपल नहीं। अन्य कारक का, अन्य कारक का मतलब कीमत के अलावा, ये मतलब है। फिर से अन्य कारक का मतलब ऐसी चीजें जो आपूर्ति की मात्रा को प्रभावित कर सकती हैं, हम उन्हें मानेंगे समान। फिर से मैं कह रहा हूं अन्य कारक का मतलब अलावा, जैसे नंबर 1 सरकार की नीति, सरकार की नीति। ये मांग वाले नहीं लगेंगे क्योंकि मांग तो कंज्यूमर को प्रभावित करती है, थोड़ा दिमाग लगाओ। आय और नंबर ऑफ कंज्यूमर बोल रहे हैं लोग यहाँ बैठकर, दोस्तों वो तो मांग तो कंज्यूमर का कांसेप्ट है और आपूर्ति प्रोड्यूसर का कांसेप्ट है। अरे बोलो यार, मांग किसका विषय है, उपभोक्ता, और आपूर्ति तो जो उसके कारक और इसके कारक अलग अलग होंगे ना, दिमाग लगाओ। सरकार की नीति देखना, सरकार 2 तरीके की नीति लगा सकती है, या तो करों की या सब्सिडी की। तो हाथ ऊपर करके बताओ, मेरे बिना बताए कौन कौन समझ गया, समझ गया, थैंक यू सो मच। मैं हूं सरकार, आप है प्रोड्यूसर, मैंने आपके ऊपर ठोक दिया टैक्सेस, आपकी सप्लाई क्या होगी, और मैंने आपको दे दी सब्सिडीज, सप्लाई क्या होगी ज्यादा। बताओ क्या दोस्तों अन्य कारक में सरकार की नीति है। दूसरा मौसम, मौसम की अनुकूलता, अनुकूलता कितने, या मौसम, मौसम या लिख लो मौसम। अब मुझे बताइए यहाँ देखना, मौसम हो सकता है या तो अनुकूल या प्रतिकूल, अपने आप बताओ। यदि मौसम अनुकूल है तो सप्लाई क्या होगी, और प्रतिकूल है तो सप्लाई क्या होगी। दैट्स इट दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम कहें समय अवधि, इसको मैं बताऊंगा समय अवधि, समझना। समय अवधि होती है 2 तरीके से, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। दोस्तों एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो आप मुझे अपने आप बताइए कि आपके पास एक फैक्ट्री है, उसमें मशीनें हैं, आप सारी मशीनों को पूरी मेहनत से चलाते हैं और एक दिन में 1000 शर्ट्स बना पाते हैं। आपके पास कोई बंदा आया, कहा भाई साहब कल 5000 शर्ट्स बना के दो, शॉर्ट टर्म में अल्पकालीन, आप सप्लाई बढ़ा पाओगे। बट वो अगर आपसे कहे 6 महीने बाद मुझे 5-5 हजार महीने चाहिए, हर रोज चाहिए, बढ़ा दोगे? नई मशीन लगाओगे, नया प्लांट लगाओगे, नया रॉ मटेरियल लगाओगे, नए लेबरर्स लगाओगे, मतलब लॉन्ग टर्म में सप्लाई बढ़ सकती है लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं। तो ऐसे जो भी फैक्टर्स होंगे इन्हें हम कहेंगे अन्य कारक, अन्य कारक। बोलो समझ में आया? और थोड़ा दिमाग लगाओ, नेक्स्ट लिख लो सप्लाई कर्व। और मेरे प्यारे स्टूडेंट जो बहुत होशियार होते हैं वो बिना मेरे बताए सप्लाई कर्व बना लेते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों इनमें से भी कुछ ऐसे प्यारे से स्टूडेंट मिलेंगे जो मेरे बिना बताए बना लेंगे, क्योंकि ये मैंने रिलेशन बताई। कैसा होगा, शेप बता दो बस, ऊपर की ओर। कितने बच्चे ये कह रहे थे हाथ ऊपर करो, थैंक यू दोस्तों, स्पेशल आशीर्वाद। तो क्या ऊपर की ओर होगा कि नहीं, क्यों होगा जरा देखो, प्राइस ये सप्लाई ये, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस घटा सप्लाई घटी, ये शेप बता दो कैसा होता है, ऊपर की ओर। इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, स्लोपिंग अपवर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहां पर मांग के नियम की तरह अपवाद नहीं होते, अपवाद नहीं होते। और एक लास्ट स्टेटमेंट जल्दी बताना, क्या यहां पर मूवमेंट और शिफ्ट तुम अपने आप कर समझ गए नहीं? क्या सप्लाई में मूवमेंट और सप्लाई में शिफ्ट समझ गए कि नहीं? मूवमेंट तो तुम्हारे सामने ही है, लेकिन अंतर देखना। ओ रुको 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 रुको, यहां देखो, यहां जब ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ था तो डिमांड क्या हुई थी, यहां देखना स्मार्ट बनो, ऊपर की ओर जब मूवमेंट हुआ तो सप्लाई क्या हुई, और यहां देखो जब नीचे की ओर मूवमेंट हुआ तो सप्लाई डिमांड ज्यादा। यहां देखो नीचे की ओर मूवमेंट में डिमांड और सप्लाई कम, इसका मतलब मूवमेंट निकाल लोगे। पेपर में आया तुरंत ड्रा बनाया निकाल ले लो, और जल्दी शिफ्ट समझ जाए। और बस एक लाइन में बताते हैं, खत्म करते हैं कहानी। ध्यान सुनना, चाहे डिमांड इंक्रीज या सप्लाई इंक्रीज, राइट साइड शिफ्ट होगा। अरे पीछे देखो, राइट साइड, ये राइट साइड इंक्रीज, और चाहे डिमांड डिक्रीज या सप्लाई डिक्रीज, लेफ्ट साइड। इसका मतलब जो शिफ्ट का कांसेप्ट है यहाँ वो डिमांड और सप्लाई में सेम, लेकिन जो मूवमेंट का कांसेप्ट है यहाँ वो डिमांड और सप्लाई में उल्टा। बस दैट्स इट, दोनों मैंने दिखा दिए। बोलो यस, सही है। आपके एग्जाम का एक छोटा सा टॉपिक है, बस वो और पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को द एंड करते हैं। फिर मेरी बोरिंग रोड में क्लास है, फिर मैं निकलता हूं। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक क्या है, मांग की लोच, मांग की लोच, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों पहले आप इसका फॉर्मूला लिखें, जल्दी से पहले फॉर्मूला लिखें। इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, क्या बनाइए जल्दी बताओ, कैपिटल ई स्मॉल डी, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्लियर? इसका फॉर्मूला ये रहा, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, सही है, और किसकी वजह से, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण। बस खत्म बात दोस्तों। दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर मांग की लोच। ये लो, इसे बोलते हैं मांग की लोच। लोच निकालने का फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला है मांग की लोच। फिर से फोकस करें जल्दी। मांग की लोच कहता है कि कीमत में कितना परिवर्तन होगा उससे मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, इनके अनुपात को कहते हैं मांग की लोच। स्टॉप राइटिंग घर पे लिखना, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड अप हूं और आप समझ नहीं पाएंगे, टेक्निकल टॉपिक है। ये फाइल मिल जाएगी दोस्तों, इस बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। तो मांग की लोच बहुत प्यार से सुनना, ब्यूटीफुल टॉपिक है। मांग की लोच कहता है कि यदि कीमत में, ये जो बोतल है, इस बोतल के प्राइस में अगर मान लो 10% का चेंज हो तो इसकी मांग की मात्रा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, स्टडी को कहते हैं इसको मांग की लोच। सुनेंगे मांग की लोच के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रकार। जो मांग की लोच है इसके अनेक प्रकार होते हैं, जैसे नंबर 1 ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। याद करो दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा है
पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। बोलो जी, मैंने कहा था आज की क्लास के एंड में पता चल जाएगा, तो आप बताएंगे मांग की लोच। दोस्तों एक होता है ईडी इज इक्वल टू इनफिनिट, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण लोचदार। ये तो एक सवाल क्या है वो मैं बताता हूं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परफेक्टली, इसको आप हिंदी में याद करें, अच्छा लगता है, पूर्ण लोचदार समझ में आता है। परफेक्टली इलास्टिक ऐसे बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली मतलब पूर्ण लोचदार मतलब इलास्टिक। दूसरा होता है ईडी इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं पूर्ण बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार। दोस्तों इंग्लिश में क्या कहेंगे? परफेक्टली, पूर्ण का मतलब परफेक्टली, बेलोचदार को बोलते हैं इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। तीसरा होता है ईडी इज इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड इकाई, इंग्लिश में यूनिटरी, इकाई लोचदार, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक मतलब लोचदार 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 इलास्टिक इलास्टिक। रीजनिंग तो आती होगी इतनी। नाउ नंबर 4 ईडी इज ग्रेटर देन 1, इसको हम बोलते हैं अधिक लोचदार, इतना याद रखना है, अधिक लोचदार, मोर इलास्टिक, एवरीवन मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक। कॉमन सेंस लगाओ दोस्तों, देखना जब ईडी इनफाइनाइट है तो पूर्ण लोचदार है, और एक से अधिक है तो लोचदार है, और पांचवा ईडी लेस देन 1 तो बोलो क्या? कम लोचदार, और इंग्लिश में बोलो यस शाबाश, लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। बेटा ये 5 टाइप की इलास्टिसिटी होती है। सबसे पहला सवाल यहां से आता है, नहीं सबसे पहला सवाल यहां से आता है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? तो लिखा होगा कि कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन का अनुपात। तो दोस्तों ये हो गया, या कभी कभी एमसीक्यू लगाओगे तो सेम फॉर्मूला मिल जाएगा, हो गया, मिला था यस। दूसरा सवाल क्या आएगा वो समझेंगे। दूसरा सवाल यहां से आता है, सवाल लिखा होगा यदि मांग की लोच इनफाइनाइट है, या यदि ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट कॉमा, तब इसे कहते हैं, तो आंसर लिखा होगा पूर्ण लोचदार। और लिखा होगा ईडी, यदि ईडी 0 है, शून्य है, तो क्या कहते हैं? पूर्ण बेलोचदार। यदि ईडी 1 से कम है तो कम लोचदार, 1 से ज्यादा है तो अधिक लोचदार, हो गया। दूसरी बात, तीसरा सवाल, ऐसा कब होगा? ऐसा वो मैं चुटकियों में समझा सकता हूं, देखो ऐसा कब होगा? पहला केस, शॉर्ट में बता रहा हूं, छोटी बनाऊंगा। पहला केस ईडी इज इक्वल टू इनफिनिट, देखना बुद्धि द्वारा, बुद्धि 5/0 मतलब नो, इनफिनिट कब आएगा दोस्तों? अपने आप दिमाग लगाओ कि जब हमारे प्राइस में चेंज ना हो, और 0/5 तो इज इक्वल टू इनफिनिट। यही होता, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो। हाँ देखो देखो, एकदम बिहेवियरल आंसर दूंगा, एग्जांपल दूंगा। मैं एक बार दुकान में गया, मैंने कहा भाई साहब टमाटर क्या भाव है? उसने कहा 10 रुपए किलो। मैंने कहा चलो ठीक है, आलू पूछो, आलू क्या भाव है? 10 रुपए। उसको मैंने कहा एक काम करो 2 किलो दे दो, मतलब प्राइस था 10, आलू हो गए 2, सही है। मैं दोबारा दुकान पर गया, मैंने भाई साहब ये बताओ आज तुम्हारे आलू क्या भाव है? P1 नया प्राइस, तो बोलता आज भी 10। मैंने कहा यार आज मेरे घर पे कुछ दोस्त आने शाम को, तो थोड़ा चखना वखना चाहिए दोस्तों, इसलिए तो क्या करो ज्यादा दे दो। तो जरा ध्यान से देखना, D1 दोस्तों 5 किलो। सारे लोगों को समझ में आ गया, कीमत में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन है, कितना है वो छोड़ो, मान लो 5% है, तो क्या आंसर इस समय बनेगा ऐसा? और अगर मुझे इस समय ग्राफ बनाना हो, इसका कर्व देखना मैं कितना ब्यूटीफुल बनाऊंगा, सारे लोग देखते जाना, आप कहोगे बस सर हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड दिस इज कॉल्ड प्राइस। सारे लोग देखेंगे बोर्ड की ओर, सारे लोग देखेंगे बोर्ड की ओर, क्या ये ऐसा बनेगा? दिस इज ईडी इज इक्वल टू इनफिनिट। कैसे समझना? प्राइस था 10 रुपए, हमने खरीदे 2 किलो, खरीदे, अभी भी प्राइस 10 है, हमने खरीद लिए 5 किलो, प्राइस सेम, ये दोनों यहाँ पॉइंट मिला, यहाँ और यहाँ, इसको जोड़ दिया, दिस कॉल्ड ईडी इज इक्वल टू इनफिनिट का डिमांड कर्व। यदि एग्जाम में एक सवाल यहाँ से आता है, क्वेश्चन आएगा पूर्ण लोचदार मांग वक्र का आकार, तो लिखा होगा एक्स अक्ष के समानांतर या क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। बोलो समझ में आया? दूसरी कंडीशन क्या है भैया? ये ईडी इज इक्वल टू 0। हमारे स्टूडेंट इसको दिमाग लगाओ, डालो अपने दिमाग पर प्रेशर, अपने आप जवाब देगा कि दिस इज कॉल्ड क्या? 5/नो दिस इज कॉल्ड 0/5। इस मतलब कीमत में परिवर्तन होगा, मांग में परिवर्तन नहीं होगा, मांग ऊपर कीमत नीचे, सही है। लगाओ दिमाग दोस्तों, अपने आप बम चलना चाहिए दिमाग में दोस्तों, और बताओ भैया जवाब मिला या नहीं मिला? क्या मिल गया? क्या आपका दिमाग कुछ ऐसा ऐसा कह रहा? जिस दिन आपका दिमाग इमेजिनेशन करने लगे उस दिन समझना कि तुम किताबों के आगे पहुंच गए। देख लो सारे लोग, प्राइस में हो रहा है चेंज लेकिन डिमांड में नहीं हो रहा, तो ये 3 पॉइंट मिले, इनको जोड़ दिया। एग्जाम में सवाल होगा पूर्ण बेलोचदार मांग वक्र का आकार, तो आंसर क्या लिखेंगे? लंबवत या वाई अक्ष के समानांतर, या वर्टिकल या वाई अक्ष के समानांतर। तीसरी कंडीशन में जहां ईडी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 5/5, इसका मतलब आप समझ गए प्राइस। रुको 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 रुको, कीमत और मांग की मात्रा के बीच सकारात्मक संबंध होता है, नकारात्मक? सकारात्मक। इसका मतलब ये कह रहा है जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही मांग कम होगी, बराबर। 5% प्राइस बढ़ा, 5% डिमांड कम, तो हमारा कर्व कुछ ऐसे बन जाएगा, प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड। बोलो दिख रहा है? प्राइस इतना बड़ा, डिमांड इतनी कम। सिर्फ इस गैप को देखें, ये वाला गैप और ये वाला ऑलमोस्ट समान होना चाहिए, प्राइस इतना कम, डिमांड इतनी ज्यादा। ये जितना अंतर दिख रहा है उतना अंतर ये, इन तीनों को जोड़ दो, दिस इज ईडी इज इक्वल टू 1। देखो चौथा, ईडी ग्रेटर देन 1, जल्दी निकालो आंसर। 4/2, यही कह रहे हैं आप? अपने आप बताओ ईडी इज ग्रेटर देन 1 कब आएगा? इफ द कांसेप्ट क्लियर एवरीथिंग इज क्लियर। अब ये कब आएगा? ईडी 1 से ज्यादा, दिमाग लगाओ, 1 से ज्यादा कब आएगा? जब कीमत में परिवर्तन कम हो, मतलब प्राइस कम बढ़े, मांग ज्यादा बढ़ जाए। मुंह में चमाट मारेंगे अभी, देखो कीमत जब बढ़ेगी तो मांग कम होगी, ऐसा कीमत कम बढ़े मांग ज्यादा कम हो जाए, नहीं समझ में? यहां देखना सारे लोग, क्वांटिटी डिमांडेड दिस इज कॉल्ड प्राइस। देखना सारे लोग, देखो पहले मैं बनाऊंगा फिर मैं इसको ड्रॉ करूंगा। देखना प्राइस ये था, डिमांड इतनी ले रहे थे आप कहते भैया प्राइस ये तो डिमांड ये, कोई दिक्कत? प्राइस देखो क्या हो गया, कम, तो डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। हाथ ऊपर करो, कितने बच्चे ऑब्जर्व कर पाए इसको? विद्या माता कसम झूठ मत बोलना दोस्तों, समझिए। देखो प्राइस से थोड़ा सा गिरा, डिमांड ज्यादा, यही दिख रहा है साफ, प्राइस थोड़ा डिमांड ज्यादा। मतलब बड़े बच्चों को पढ़ा रहा मैं, आप बहुत मैच्योर हैं और पढ़ाने का हमारा तरीका भी इतना शानदार है कि तुम्हारे बिना पढ़ाई भी समझ में जाता है, बोला जाता है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे दोस्तों, अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज लाइक दिस। तो आप ये देखो, ये दोनों तो बिल्कुल ही अलग है, हटा दो। तीसरा और चौथे में अंतर दिख रहा है दोस्तों, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है और इसे मैं बोलता हूं एक्स वाई अक्ष की ओर, इसे बोलता हूं वाई अक्ष की ओर, वाई अक्ष की ओर। नहीं समझे क्या? है ना? और दोस्तों ये थोड़ा सा आप देखो, ये थोड़ा सा ऐसा झुक रहा है, ये थोड़ा ऐसा जा रहा है, मतलब इसकी ओर जा रहा है, इसकी ओर। तो इसलिए देखो ये इनफाइनाइट है, ये एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा 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 इनफाइनाइट। देखो कितना स्टाइल से आपको समझाते हैं। नॉर्मल तो ऐसा, एक से ज्यादा थोड़ा ऐसा, और बहुत ज्यादा तो पूरा ऐसा। बोलो जय हो।
बोलो नहीं समझ पाए? अगर नॉर्मल, फिर से देखो, नॉर्मल ऐसा, एक से ज्यादा थोड़ा झुक गया और पूरा ज्यादा इनफाइनाइट ऐसा हो गया। बोलो जी यस। अब मेरे स्टूडेंट इस फॉर्मूले, इस कांसेप्ट के बाद पांचवा ग्राफ तो दिमाग में ही इमेजिन कर लेते हैं कि कैसा होगा। ये ऐसा देखना, अब यहाँ जाना है तो थोड़ा ऐसा और पूरा तो ऐसा। बोलो होगा यार, स्टाइल देखिए दोस्तों पढ़ाने का हमारे। ईडी इज इक्वल टू ईडी इज लेस देन 1। यहाँ देखना सारे लोग देखना 4/2 0.5, एक से कम ना। देखना कैसा बनेगा, पहले हम बनाएंगे दोस्तों, ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, बनाएंगे, निकालेंगे इसको पहले। वाई एक्सेस पे क्या है ये कीमत, देखना देते हैं वाई एक्सेस और ये कीमत। सारे लोग देखना बोर्ड की ओर प्लीज, थोड़ा जान लगा दो बस। देखना प्राइस इतना, डिमांड इतनी। आप तो पहले मुझे बताओ कि प्राइस में चेंज, नो हाँ प्राइस नीचे, प्राइस में चेंज, डिमांड में चेंज। जब प्राइस इतनी कम हो गई तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना, डिमांड सिर्फ इतनी बढ़ी। बोलो किसको दिख गया? देख गया, प्राइस में चेंज ज्यादा, डिमांड में चेंज कम है। इसको हमने ज्वाइन किया। ये देखो दोस्तों, तीसरा और पांचवें में कुछ अंतर दिख रहा है? तीसरे और पांचवें में कुछ अंतर दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहा है जल्दी बताओ? दिस इज ईडी इज लेस देन 1, दिस इज ईडी इज ग्रेटर देन 1। देखना ये ऐसा था और लेस देन 1 है तो ऐसा हो गया थोड़ा, और जब बिल्कुल 0 हो गया तो ऐसा हो गया। लो देखो, देखना नॉर्मल ऐसा है, लेस देन 1 ऐसा है, और 0 होगा तो बिल्कुल ऐसा है, ये आ गया। एंड द लास्ट डिस्कशन, मेरी बहुत लेट हो गया यार, मैं गाड़ी रेडी कराओ तो मेरी क्लास है। लास्ट डिस्कशन, पांचों केस की एग्जांपल्स और वही पेपर में मिलेंगे। सुनना क्या, किस वस्तु के केस में इलास्टिसिटी पूर्ण लोचदार होगी और कौन सी वस्तु की मांग पूर्ण बेलोचदार होगी, इसे आप मेरे स्टाइल से याद रखेंगे। देखो दोस्तों, पेपर में सवाल आएगा, समझना। इलास्टिक, इंग्लिश का वर्ड पकड़ो, इलास्टिक, हमारे गांव में रबर को इलास्टिक बोलते हैं। देखना समझना, इसे पढ़ो। परफेक्टली इलास्टिक, लोचदार मतलब ऐसे खींचना, परफेक्टली इलास्टिक, ऐसे स्टाइल से याद रहेगा आपको। परफेक्टली खींचते जाओ उसको। इसका मतलब इतना याद रखना, ऐसी वस्तु जिसकी डिमांड, डॉक्टर भरत का स्टाइल है ये, बस सुनना आप, ऐसी वस्तु जिसकी डिमांड को आप इनफाइनाइट टाइम तक पोस्टपोन कर सकते हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, नहीं तो कभी और, नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद, कभी तो खरीदेंगे। दोस्तों ऐसी वस्तु की डिमांड क्या होगी? पूर्ण लोचदार। इसका मतलब यहां मैं लिख रहा हूं वेबलन गुड्स, इतना ही काफी है। लग्जरी गुड्स, बोलो नहीं समझ पाए? दोस्तों आपका सपना है एक बड़ी सी गाड़ी हो, एक दोस्तों बड़ी सी गाड़ी हो और गाड़ी में बैठाने वाली सुंदर सी नारी हो, राइट? दोस्तों तो सोच रहे होंगे कि सर इसके आप इसकी डिमांड को बहुत लंबे समय तक पोस्टपोन कर सकते हो। आवाज निकल रही बॉयज की, कह रहे सर गाड़ी की डिमांड को पोस्टपोन तो कर सकते हैं लेकिन ऐसी ठंड में नारी की डिमांड नहीं हो रही पोस्टपोन, राइट दोस्तों? क्या 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 बात हो रही है? जो लग्जरियस गुड्स होती हैं आप उनकी डिमांड को लंबे समय तक पोस्टपोन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पूर्ण लोचदार। मुझे लगा आप समझ गए। जो महंगी वस्तुएं होती हैं वो पूर्ण लोचदार। देखना यहाँ पूर्ण बेलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक, खींच नहीं रहा यार, खींच रहा, इसका मतलब क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक है, बेलोचदार, खींच नहीं रहा। मतलब कोई कमोडिटी जिसकी डिमांड अभी चाहिए तो अभी चाहिए। इसका मतलब कल रात को मैं खाना खाने बैठा और मेरे कुक ने निवाला नमक कम डाला, ये डालना भूल गया, मेरा भाई पहले नमक लाया यार, तो उसको नमक लाया तब मैंने खाया, दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। या हम कह सकते हैं अत्यधिक आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडिसिन, दवाइयां। बताओ यस और नॉट? तो जो अत्यधिक आवश्यक हैं वो होती है पूर्ण बेलोचदार, और जो आवश्यक नहीं है, लग्जरी महंगी, जिनकी डिमांड को आप कभी ना कभी करो, दैट इज कॉल्ड पूर्ण लोचदार। समझिए? और यहाँ पर इक्वल टू 1 कुछ नहीं, नॉर्मल गुड्स। अभी आपको टाइप्स तो बताए थे ना, नॉर्मल गुड्स, और अपने आप दिमाग लगाओ यार, सारा ज्ञान हमसे लूटोगे क्या? जब यहाँ परफेक्ट पूर्ण लोचदार है, यहाँ पे सिर्फ अधिक लोचदार, या इसको मैं एक नाम से और कहता हूँ सिर्फ लोचदार, लो सिर्फ लोचदार, इसको कहता हूँ कम लोचदार या कहता हूँ बेलोचदार। एक और मैंने नाम रख दिया इसका, बेलोचदार। अब अपने आप दिमाग लगाओ कि जो वस्तुएं पूर्ण लोचदार है ये सिर्फ लोचदार है, तो इसका मतलब ऐसी वस्तुएं जो अत्यधिक लग्जरियस होंगी, डायमंड, पर्ल, जगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, उनकी डिमांड होगी पूर्ण लोचदार। और दोस्तों आप कह लो लाइक एक्सयूवी 700, फॉर्च्यूनर, इनकी होगी क्या? लोचदार। अब आप ऑप्शन देख के टिक कर देंगे, बोलो कर देंगे। और दोस्तों ये कह रहे हैं अत्यधिक आवश्यक, तो ये हो गया। और दोस्तों बाकी बेलोचदार, इसका मतलब गर्मी ज्यादा ही लग रही है तो लेस देन 1, तो आप पंखे से काम ही नहीं चल रहा, कूलर ले लो, बोलो जी तो आप समझ जाएंगे। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पानी की मांग क्या होती है, मांग की लोच क्या होती है, बताइए क्या होगी? पूर्ण बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार। और मान लो पेपर में हमने पूर्ण बेलोचदार ऑप्शन भी नहीं दिया तो आंसर होगा बेलोचदार। आप समझ गए अच्छी बात। कार के लिए पेट्रोल की डिमांड कैसी है? पूर्ण बेलोचदार, ऑप्शन नहीं है तो बेलोचदार। दैट्स इट दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिलेबस पूरा खत्म हुआ। और लास्ट स्टेटमेंट सुनना, यहाँ पर हम देखना इसकी जगह अगर आप सप्लाई कर दो, एवरीवन क्या कर दो, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा मांग की जगह क्या? आपूर्ति हो जाएगा, बोलो यस। यहाँ हो जाएगा एस, यहाँ भी एस 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 एस, सब सेम चीज है, राइट? 2 कर्व सेम बनेंगे लेकिन तीसरे कर्व में दिमाग लगाओ ऐसा बनेगा। नहीं समझ पाए? क्योंकि सप्लाई तो ऐसा होता है ना, और चौथा और पांचवा अपने आप बना लोगे। तो दिस इज कॉल्ड दैट्स इट। तो माइक्रो में हमने यूटिलिटी पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, डिमांड पढ़ा, सप्लाई पढ़ा, मार्केट पढ़ा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, देन दोस्तों इकोनॉमिक मतलब नेशनल इनकम, देन उसके बाद हमने पढ़ा एचडीआई वगैरह, देन पढ़ा प्लानिंग, नीति आयोग 5 ईयर प्लान, देन हमने पढ़ा पॉवर्टी, देन हमने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट, देन बजट, देन टैक्सेशन, और लास्ट में पढ़ा कल फॉरेन ट्रेड। एंड आई होप इतनी काफी है दोस्तों, इतना ही मेरे पास आप लोगों के लिए ज्ञान था। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू यू ऑल। और दोस्तों आप सब लोग बहुत खुश रहो, हमारा हमेशा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हमें हमेशा दुआओं में याद रखना, बोलो जी ऐसे। तो हम तुम्हें आशीर्वाद में याद रखेंगे और आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। खूब खुश रहो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय